नमस्ते और स्वागत है एक और एपिसोड अ क्वेश्चनिंग माइंड के। और मैं हूं आपकी होस्ट सागर का। मेरे साथ फिर जुड़े हैं आशीष कुलकर्णी। आशीष इस चैनल पर कई बार आ चुके हैं पहले। आशीष, धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अ, या प्लीज। तो आशीष आर्यन इन्वेजन थ्योरी, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी जो कहते हैं, जो हमारे स्कूल के पुस्तकों में पढ़ाई जाती हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा उनका रिसर्च रहा है। उनका जो इस पे एक ब्लॉग भी लिखते हैं, तो उनका जो इस पर ज्ञान है वो काफ़ी एक्सपर्टीज के लेवल से आता है। वो सिर्फ किसी बायस की वजह से नहीं बोलते हैं कि हाँ मैं इस पे यकीन करता हूँ, या मुझे विश्वास है कि सब कुछ भारत में पहले हुआ था। उनकी ऐसे विचार नहीं है। वो जेनेटिक्स एनालाइज करते हैं और उस पर अपना रिसर्च बेस करते हैं। तो इस वजह से हम लोगों की 3 बार पहले बातचीत हो चुकी है। आज हम वो प्रश्नों का उत्तर देने, एटलीस्ट आशीष देने वाले हैं, मैं नहीं, बट आशीष वो प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं जो उनके पुराने वीडियो के कमेंट्स पर आए हुए हैं। तो जिन्होंने पहले कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने सवाल पूछे अपने। तो आपने जो भी प्रश्न रखे हैं उन पर हम आज एक चर्चा करेंगे। और आशीष, फिर से धन्यवाद और शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो हम सबसे पुराने वीडियो से शुरुआत करते हैं, जो एक करीब 1.5 साल हो चुके हैं उस वीडियो को। तो उससे शुरुआत करते हैं। ये है वीडियो, तो हम उसके कमेंट्स पर चलते हैं। तो मैं यहाँ पर भी इधर भी पेश करती हूँ कमेंट्स। तो What a fantastic discussion. Host was well researched. Thank you. तो And this ये प्रश्न नहीं है, आई थिंक। पर धन्यवाद अमृत कि आपने सवाल पूछा। तो और सवाल नहीं, कमेंट रखा, क्योंकि फ्रैंकली बहुत फ़ायदा होता है चैनल को अगर आप लोग जुड़ें और कोई भी चर्चा करें, कुछ भी लाइक करें। तो जो दर्शक हैं कृपया लाइक कर दें चैनल को और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, दूसरा कमेंट है ये कि any updates done regarding this topic in the international scholarly debate, then please ma'am invite him again। ठीक है, तो आपको इनवाइट कर लिया गया है। इसके बाद भी हमारे एक्चुअली 2 डिस्कशन हुए हैं। जी, 2 डिस्कशन हुए। पर आप लोग अगर चैनल बार-बार देखते रहें तो आपको दिखेगा कोई अपडेट्स आए तो आई एम श्योर कि और भी अपडेट। सॉरी, ये वाला फिर से आ गया। मैं दूसरा तो ये है उनका कमेंट। तो हाँ, आशीष आए हैं 2 बार उसके बाद। तो आशा है कि आप लोग वो देखें। पर इस पर जो अपडेट हुए हैं, आशीष आपको लगता है कि 1.5 साल पहले जो ये वीडियो रिकॉर्ड किया उसके बाद कुछ स्पेसिफिकली अपडेट हुआ है? आपके पास कुछ नया रिसर्च आया है? मेरे व्यूज थोड़े से तो बदले ही होंगे। 1.5 साल पहले मैंने एग्जैक्टली क्या कहा था वो एक बार वापस देखना पड़ेगा, बट आई थिंक मतलब इस चैनल पे। बट मुझे जितना याद है, एक बहुत इम्पोर्टेंट रिसर्च पर पेपर आया है लाजारेडेस एटाल करके, जो है सदर्न आर्क पे, मतलब एंशिएंट डीएनए है अर्मेनिया, वेस्ट ईरान और तुर्की, इन सब जो ये सब जो देश हैं उनका वहाँ से एंशिएंट डीएनए आया था। और तुर्की में जो है सबसे पहला इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जिसको कहते हैं हिटाइट, वो उसके जो है पुरातत्व में से उसका जो लिखावट है हिटाइट की वो प्राप्त हुई थी, हिटाइट की। परंतु उन एंशिएंट डीएनए सैंपल्स में से कोई स्टेप का जो है वो डीएनए मिला नहीं। और ये ऐसा तीसरा पेपर है अभी जिसमें उस जो देश के जो सैंपल्स हैं उनमें से स्टेप डीएनए मिला है नहीं। तो इसका तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि जो 2000 बीसी या 2400 बीसी के जो हिटाइट लोग थे उनकी भाषा स्टेप से नहीं आई है। और अगर स्टेप से नहीं आई है तो कहाँ से आई है उसका
जो 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 जगह है, जो रीजन है, वो मोस्ट लाइकली रीजन है अर्मीनिया और नॉर्थ ईरान का ये जो पूरा भाग है। सो सो दिस रिसर्च जो है, ये जो रिसर्च आई थी लाज़ारेटिस एट अल 2022 की है। सो दिस इज अच्छा। आफ्टर आफ्टर हमारा जो पहला जी, जी। हमारी जो पहली वार्ता हुई थी उसके बाद का है। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है, और उससे पता चलता है कि एटलीस्ट पहली जो भाषा थी वो स्टेप से नहीं है, मतलब जो कॉकेसस रीजन के जो माउंटेन्स हैं राइट। उसके नॉर्थ से नहीं है, बल्कि उसके दक्षिण से हैं, अर्मीनिया, ईरान, उस region। राइट। तो ये पेपर मैं लिंक कर सकती हूँ ना? हाँ, मगर ये ऑनलाइन अवेलेबल है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। उसके लिए ठीक है। मगर उसका जो फ्री टेक्स्ट है वो पढ़ने के लिए एग्ज़ैक्टली। फ्री रजिस्टर करना पड़ता है, बट अच्छा। सभी लोग पढ़ पाएँगे। तो जिनको इसमें प्रणव जी अगर आप सुन रहे हैं तो आप कृपया करके ये पेपर पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूँगी। जी। परंतु वो जो पेपर है वो भारतीय भाषाओं के लिए और ईरानी और भारतीय भाषाओं के लिए फिर भी यही कहता है कि जबकि उन्होंने भारत का कोई सैंपल टेस्ट नहीं किया उस पेपर में, पुराने ही पेपर पे से जा रहे थे। भारतीय अच्छा। और ईरानी भाषाओं के लिए वो फिर भी यही कहते हैं कि वो भाषाएँ स्टेप से रशिया से और कज़ाकिस्तान से भारत में आई हैं। तो भारत के लिए उस स्पेसिफिक पेपर में कुछ बदलाव नहीं है। अच्छा। परंतु जो ओरिजिनल इंडो यूरोपियन लैंग्वेज स्पीकर्स हम अगर कहें कि पहला प्रमाण पहले लोग कौन थे जो इंडो यूरोपीय भाषा बोलते थे, वो हम अभी कह सकते हैं, क्योंकि 3 पेपर आ गए हैं, कि वो स्टेप से नहीं है, मतलब कॉकेसस जो जो माउंटेन्स हैं उसके दक्षिण से ही है। तो दर्शकों के लिए एक बार मैं कुछ इंटरेस्टिंग शेयर कर देती हूँ स्क्रीन पर, थोड़ा डिफरेंट जो आप बोल रहे हैं हिटाइट रीजन के बारे में, वो है आपका ये मॉडर्न टर्किश एरिया में। वहाँ पर इंडो यूरोपियंस की बात होती है कि वो लोग इंडो यूरोपियंस हैं जो मॉडर्न टर्की में आए थे, और उनकी भाषा की बात हो रही है। तो उनकी भाषा, अगर वो इंडो यूरोपियंस है और उन्हीं के डीएनए में नहीं मिला है या कोई स्टेप एंसेस्ट्री, तो अभी फिर हम लोग को पीछे काम करना पड़ेगा, क्योंकि पहले हम लोगों ने पहले साइंटिस्ट्स ने बोला कि वहाँ से शुरू हुई भाषा फिर आई है, तो वहीं पे अभी मिला नहीं है, क्योंकि रिसर्च कह रहा है कि वहाँ पे ऐसा एंसेस्ट्री नहीं है। सो ये इसकी बात कर रहे हैं आशीष जी। और ये एक मतलब थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे दूं, जी। थोड़ी स्पष्टता दे दूं। हम्म, जो सैंपल्स आए हैं तुर्की में से इन हम्म, पेपर में, वो एक्चुअल हिटाइट सैंपल्स नहीं हैं। ओके। क्योंकि मगर बहुत सारे और सैंपल्स हैं और बहुत बहुत सारी जगहों से, मतलब पूर्व एनाटोलिया से भी है, पश्चिम एनाटोलिया से भी है, दक्षिण एनाटोलिया से भी है। परंतु कोई भी ऐसा सैंपल नहीं है जो एग्जैक्टली हिटाइट से आया है। पर मगर हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो एनाटोलियन भाषाएं थी वो सब जगह फैली हुई थी। तो ओके। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ हिटाइट मतलब पुरातत्व में हिटाइट के जो सैंपल है वही देखें, परंतु कहीं पे भी एनाटोलिया में है नहीं। अ, तो मतलब आप दोबारा बताएंगे, मुझे नहीं समझा एक्चुअली। जो सैंपल हमने इस पेपर में जो पब्लिश्ड है सैंपल्स, वो एग्जैक्टली हिटाइट ग्रेव्स में से नहीं आए हैं। ओके। क्योंकि हिटाइट ग्रेव जो है वो तो पुरातत्व का काम है, वो आइडेंटिफाई करते हैं, वो देखते हैं कि ये जो साइट है जहाँ से खुदाई की है, ये साइट कौन से कल्चर को, कौन से किन टाइप के लोगों को बिलोंग करती है। जी। तो इस वाले पेपर में एग्जैक्टली हिटाइट साइट्स के सैंपल्स नहीं थे, मगर बहुत सारे और सैंपल थे, और उस टाइम से भी थे जिसमें इंडो एनाटोलिया की भाषाएं जैसे लूवियन है, पलाइक है। सिर्फ हिटाइट एक भाषा नहीं है, 3 4 5 जैसे अभी भारत में है गुजराती, मराठी, ठीक है। अ, वैसे वहाँ पे 4 5 और भाषाएं थी। उन सारे सारे कहीं पे भी रीजन्स में से आप समझ लो कि स्टेप का डीएनए एंसेस्ट्री मिली नहीं, मतलब 5-7% भी नहीं मिला है। तो ठीक है। हालांकि हिटाइट एग्जैक्टली हिटाइट बरियल में से सैंपल नहीं निकाले हैं,
परंतु हम एक फिर भी कह सकते हैं क्योंकि जनरली आपको अगर देखें तो मतलब आपको कहीं न कहीं मिल जाना चाहिए था, अभी तक मिला नहीं है और अब ये तीसरा पेपर आया है एनाटोलिया रीजन पे। तो ओके। हम अभी मतलब काफ़ी सर्टेनिटी से कह सकते हैं कि एटलीस्ट एनाटोलिया भाषाओं के लिए जो पहली भाषा है इंडो यूरोपियन की, जो कॉमन लोगों से स्प्लिट हुई पहले लोग थे, उनमें तो स्टेप एंसेस्ट्री और स्टेप का प्रभाव है नहीं। तो जो इंडो यूरोपीय भाषाएं हैं वो कॉकेसस के दक्षिण से ही आई हैं, उत्तर से नहीं। ठीक है, अभी जो पुरानी चर्चा थी वो कहती थी कि वो मतलब स्टेप रीजन जो कॉकेसस के नॉर्थ उत्तर दिशा से हैं वहाँ से आई हैं, और ये पेपर कहता है कि ऐसा नहीं है, वो दक्षिण दिशा से आए हैं। तो पर आई थिंक ये कॉमन होने में, ये विचार कॉमन होने में काफ़ी समय लग जाएगा ना, ताकि क्योंकि कोई बुक्स नहीं चेंज हुई है, ऑब्वियसली गूगल पे कुछ नहीं चेंज हुआ है, तो और नहीं, इसके आगे क्या होता है, लाइक इस पे मतलब ये कितना माना जाता है कंपेयर टू पुरानी सोच, वो देखना ज़रूरी है, देखना बाकी है। एक्चुअली ये जो अर्मीनिया, ईरान या फिर ईस्ट एनाटोलिया, पूर्व एनाटोलिया की जो हाइपोथेसिस थी कि इंडो यूरोपियाई लोग सबसे पहले उस रीजन में थे, ये पुरानी है। मतलब स्टेप हाइपोथेसिस के साथ-साथ ये भी हमेशा चर्चा में रही है और काफ़ी साइंटिस्ट हैं जैसे कॉलिन रेनफ्रू जो हैं ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, उनकी ये थियरी है, एनाटोलियन थियरी जिसको बोलते हैं, जो जिसके काफ़ी पार्ट अभी मतलब गलत है, परंतु जो उनका मेन पॉइंट था कि जो पहले लोग थे वो एनाटोलिया से थे। हालांकि अभी भी एनाटोलिया होमलैंड होने का इज़ नॉट, आई डोंट थिंक कि वो करेक्ट है। मोर ऑफ ईस्ट, जैसे ईरान, आर्मीनिया इज़ मोर करेक्ट। राइट, बट राइट, ऐसे काफ़ी सारे हाइपोथेसिस थे जो हमेशा चर्चा में रहे हैं और राइट। तो मगर पहले जो लोग थे वो स्टेप से थे, पहले इंडो यूरोपीय लोग, वो गलत, वो अभी सस्टेन नहीं किया जाना चाहिए। परंतु काफ़ी लोग हैं जो स्पेशली इंडिया के आर्यन इन्वेजन में मानते हैं, वो अभी भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। वो जी, तो कहते हैं मैं इसी तरीके से कुछ हो गया और स्टेप के लोगों ने फिर भी एनाटोलिया को भाषाएं दी, जबकि डीएनए में इसका कोई प्रमाण नहीं है। डीएनए छोड़ दीजिए, आर्कियोलॉजी, पुरातत्वों में भी इसका कोई प्रमाण नहीं है। ऐसा कोई स्टेप का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस दिखता नहीं है एनाटोलिया में कहीं पे भी। देखिए, अभी आर्कियोलॉजी में तो ये बोलते हैं कि एक तो जो व्हील सनौली में मिले गए हैं वो सॉलिड व्हील्स है, स्पोक नहीं है, और दूसरा बोलते हैं कि जब तक के घोड़ों के हड्डियां नहीं मिलती है तब तक के हम नहीं मानेंगे। तो ये एक अड़े रहने की बात है, क्योंकि आप ये फिर इग्नोर कर देंगे कि जो आपने पहला दूसरा एक और मार्कर बोला था कि फायर ऑल्टर जिसको बोलते हैं, जहाँ पर अग्नि पूजा होती है, तो वो भी मिल चुके हैं भारतवर्ष में, जो आप पहले वैज्ञानिकों ने कहा था कि भारतीय है नहीं, ये बाहर से लाई काली गई। कालीबंगन में मिले थे। जी, कालीबंगन कालीबांगन। और लोथल शायद। जी, तो कालीबांगन में जब मिले हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है वो तो मिल गया पर ये नहीं, तो वो एक अड़े रहने की बात है। पर ये वही मेरा मतलब ये था कि मतलब अभी भी कॉमनली मानने की जो नया रिसर्च आता है वो आम आदमी तक पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इसको थोड़ा दबाए रखती देखिए, है कुछ तरीकों से, हाँ, या उस पे काफ़ी बहस होती है अभी भी, तो पुराने चीज़ें ज़्यादा पॉपुलर कह सकते हैं वो, या नहीं देखिए, ये जो सनौली में जो पहिए हैं वो सॉलिड है और जिसमें स्पोक नहीं है, स्पोक नहीं है, ये जो ये तो सिर्फ ट्विटर पे मतलब ट्विटर की चर्चा है। अ, जो पब्लिश रिसर्च है आर्कियोलॉजी का, अभी जिन्होंने एक्सकवेट किया, मंजुल एंड मंजुल, हस्बैंड वाइफ है, उनके पेपर और उनके प्रेजेंटेशन के हिसाब से वो मानते हैं कि महाभारत से रिलेटेड साइट है, आर्य लोगों से रिलेटेड साइट है। दूसरे हैं पब्लिश पेपर इस पे, वो है जियाकोमो बेनेडेटी का, हाँ, हाँ, जो इटालियन करेक्ट। लॉलॉजिस्ट हैं। वो मानते हैं कि अर्ली ऋग्वेदिक साइट है हुँ, उनके पब्लिश पेपर में। तीसरे हैं आस्को पारपोला, जो मतलब बहुत ही जाने-माने इंडोलॉजिस्ट हैं, जो जिन्होंने आर्यन लोगों के बारे में बहुत लिखा हुआ है और जो मानते हैं कि वो भारत में आर्य लोग बाहर से आए हैं, स्टेप से आए राइट। हैं। वो भी मानते हैं कि सनौली के साइट जो है,
वो पहले आर्यों का है, बट वो मानते हैं कि वो उसी टाइम पे बाहर से आए थे, वो अलग बात, वो एक अलग बात है। हाँ, उन्होंने परंतु डेट ही चेंज कर दिया है। हाँ, उनकी एक अलग थियरी है, मगर वो फिर भी मानते तो यही है कि सनौली, और एटलीस्ट ये टेस्टेबल हाइपोथेसिस है। उन्होंने बोल दिया कि सनौली के जो लोग थे वो आर्य साइट है, इट रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट वेव ऑफ आर्यन माइग्रेंट। जी, तो जी। एटलीस्ट ये प्रूवेबल है ना, अभी हम डीएनए चेक करेंगे तो हमको दिखेगा कहाँ से है। तो हुँ, एटलीस्ट उन्होंने ऐसी एक बात कही है जो टेस्ट हो सकती है। एटलीस्ट उन्होंने आर्कियोलॉजी के हिसाब से, पुरातत्व के हिसाब से ये तो मान लिया है कि वो आर्य आर्य साइट है। आर्य साइट है। तो क्योंकि ठीक है, सॉरी, कुरुक्षेत्र। एक मैं ये जस्ट हाँ, थोड़ी और स्पष्टता के लिए, और टू ब्रेक दिस डाउन, ये जो साइट है, अगर उसमें कोई स्टेप एंसेस्ट्री नहीं मिला तो हमें यही पता चलेगा जो आर्यन सिविलाइजेशन है, क्योंकि अगर अस्को परपोला के ही विचारों से जाया जाए तो वो कहते हैं कि आर्यन साइट है, तो वो ऐसी आशा में है कि उसमें स्टेप एंसेस्ट्री है, क्योंकि उनका मानना है कि आर्यन सिविलाइजेशन बाहर से आया है, स्टेप हम्म। एरिया से आया है। तो अगर हमें जेनेटिकली वैसे मिल जाए कि वहाँ पर कोई स्टेप एंसेस्ट्री नहीं है, तो हम पूरी कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि ये एक पूरी तरह भारतीय सिविलाइजेशन था। जी, जी, बिल्कुल। अगर नहीं मिला स्टेप, या फिर कहीं भी कोई भी और दूसरा, जैसे बीएमएसी बैक्टीरिया मार्जियाना कॉम्प्लेक्स की एंसेस्ट्री नहीं मिलती है, जी, जी। लोकली एंसेस्ट्री आईवीसी टाइप की मिलती है, तो हम ये कह सकते हैं कि आर्य जो साइट है वो कंप्लीटली लोकल है, और आर्य लोग एटलीस्ट लोकल है फॉर एटलीस्ट सम टाइम। और ना ही स्टेप का कोई लेना देना है, ना ही बीमैक या किसी और का लेना देना है। तो उसका जब डीएनए आएगा तब पता चलेगा। आई हैव इन गुड, मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है गिवन की डेट रेंज, कि जब स्टेप एंसेस्ट्री कब आई थी भारत में, कि 1900 1900 बीसी के आसपास स्टेप एंसेस्ट्री मिलना लगभग नामुमकिन है। ठीक है। मैं इस पर एक मतलब शायद आप कर पाएँगे अपने ब्लॉग पर, अगर हो सके एक सिंपल सा, आई नो कि आपका ब्लॉग बहुत टेक्निकली इन्फॉर्म्ड लोग करते हैं, पढ़ते हम्म, हैं, पर अगर आप उस पर एक लिस्ट बनाएँ कि ये कंक्लूजन्स थे आर्यन माइग्रेशन थ्योरी बोलें, क्योंकि इन्वेजन तो चलिए वो हट गया, पर आर्यन माइग्रेशन थ्योरी के जो मार्कर्स थे या जो ये साइंटिफिक कंक्लूजन्स थे, ये थे, और उनके खिलाफ या उनके सहित जो उनको प्रूव करने वाले, उनको प्रमाण देने वाले, उनको सही बताने वाले जो भी हम लोग को बाद में सबूत मिला है, उसके अगेंस्ट अगर कुछ बना पाए जो मेन स्ट्रीम उसके लिए, क्योंकि मुझे लगता है वो यहाँ पर भी लिंक करूँ तो काफ़ी लोगों को शायद नॉलेज मिले। मैं एक्चुअली इस पूरे चीज़ पे एक साइंटिफिक पेपर लिख रहा हूँ जो टेक्निकली होगा। ओके। और मेरा मतलब काफ़ी सारा टाइम उसी पे जा रहा है करंटली, बिकॉज मैं उसको प्रॉपरली पब्लिश करना चाहता हूँ इन जी। वन ऑफ दीज सेम फॉरमोस्ट जर्नल्स, साइंस या नेचर या वगैरह उस टाइप का। सो उस क्वालिटी का भी मुझे काम करना पड़ेगा। अ, बाकी तो मेरे ट्विटर फीड पे अगर लोग, अगर मुझे अगर सब्सक्राइब करें तो उनको मतलब काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स मिलते रहेंगे, बट ऑफ कोर्स वो एक साथ में सारे आर्ग्यूमेंट्स एवरी टाइम तो नहीं दे सकता। राइट। मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो चीज़ मुझे इंटरेस्ट करती है इन रिलेशन टू दिस टॉपिक, उस पे आर्कियोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक, पुरातत्व, या फिर मतलब भाषाओं का विज्ञान, या फिर जेनेटिक्स के बारे में कुछ ना कुछ मैं बताता रहूँगा। बट ओवरऑल पूरे ग्रैंड जो जो पूरा इंडो ईरानी जो भाषाएं हैं, उसके ऊपर मैं एक पेपर लिख रहा हूँ। और अभी इसलिए मैं मेरे ब्लॉग्स पे भी मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज़ मेरा सारा टाइम एक अच्छा पेपर बनाने में जा रहा है, उसके सारे एक्सपेरिमेंट्स, और ताकि सारे एक्सपेरिमेंट्स साउंड हो, मैथमेटिकली साउंड हो, कोई चैलेंज ना कर पाए, उस हिसाब से मुझे उस पे मतलब टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है। नहीं, बहुत ही बढ़िया आपके विचार है, और आपकी मेहनत आई एम श्योर सफल रहेगी, कारण ये बहुत ज़रूरी आई थिंक काम है। पर मैं ये भी सोच रही हूँ कि काफ़ी सारे पेपर्स आ चुके हैं जो शायद आपके विचारों को कम से कम भले 100% नहीं मैच करती हों, पर उनका काफ़ी ज़्यादा मैचिंग हो सकता है, 60-70% सेम चीज़ें बोलती हैं जो आप कहते हैं। तो यही जो 70% बातें हैं वो नॉर्मल मीडिया में या पॉपुलैरिटी वाइज
थोड़ा उनका मतलब पॉपुलैरिटी कम है, और ये मैं कहूँगी कि भारतवर्ष में फिर भी ऐसी चर्चाएं जारी है, और भारतीयों के अलावा शायद सिर्फ यूरोप में ये कॉन्वर्सेशन चलता है। पर हमारी मीडिया बहुत ज़्यादा यूएस से इन्फ्लुएंस्ड होती है, और रिसर्च यूएस में चल रहा है जबकि ये वार्तालाप यूरोप में चल रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अगर बाहर की मीडिया भी बोलने लगे, इस पर चर्चा करने लगे यूएस की मीडिया में, अगर आप जैसे कोई कुछ पब्लिश कर पाए या कुछ कर पाए, आई थिंक काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, कॉन्वर्सेशन को काफ़ी लेजिटिमेसी जो कहते हैं वो मिलेगी। इसीलिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए ट्विटर पे बात करने से या ब्लॉग पोस्ट लिखने से मेरे हिसाब से एक शुरुआत है, ऐसा नहीं है कि व्यस्त है, पर एक शुरुआत ही है बस। हाँ, एक शुरुआत तो है, मगर जो साइंटिफिक डिबेट है मुझे लगता है उसमें कुछ खास फर्क पड़ता है नहीं। और इसीलिए एक पब्लिश पेपर, पीयर रिव्यूड पेपर लिखना बहुत ज़रूरी है इसमें। और आपने कहा कि देर मस्ट बी अदर पेपर जिसमें 60-70% एटलीस्ट इज कवर्ड व्हाट आई से। अब बात यह है कि पेपर लिखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये सारे जो रेफरेंसेस हैं वो एक जगह पे प्रॉपरली साइट किए जा सकें, टू बिल्ड अ होल, टू ये पूरी जो थियरी है अगर बनाने के लिए, जो मैं बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल, बाकी लोगों की जैसे नरसिम्हन 2019 जो पेपर था 100-150 ऑथर हैं उसके, अब उसके सारे काफ़ी सारे कंक्लूजन्स है, 2-3 एटलीस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स है जिस फॉर अगेंस्ट विच आई हैव फाउंड एविडेंस विच आई वांट टू पब्लिश। अब ये सब करने के लिए, ये सारे सपोर्टिंग एविडेंस, अब पूरी मेरी थियरी को रॉक सॉलिड बनाने के लिए देयर आर ऑफ कोर्स बहुत सारे और पेपर्स लिखे गए हैं, नॉट ओनली इन जेनेटिक्स बट आर्कियोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1900s ऑनवर्ड्स। एंड वन गुड एक्सरसाइज दैट, जिससे ये होती, मतलब एक अच्छी बात ये भी होती है ये सब करने से कि ये सारे रेफरेंसेस को कोहेरेंट थियरी में जोड़ के प्रेजेंट करने के लिए मेहनत तो काफ़ी लगती है, वही मैं कर रहा हूँ। और इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि ये सारे जो रेफरेंसेस है वो एक पॉइंट, मतलब एक जगह पे कंपाइल हो जाए। सो ऑब्वियसली ये बहुत टेक्निकल रहेगा, और आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल टू डम्ब इट डाउन फर्दर टू अ बिग एक्सटेंट। उसको बहुत ज़्यादा सरल भाषा में नहीं कहा जा सकता क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं, नॉट जस्ट इन जेनेटिक्स, मगर ओनली जो एक स्टूडेंट है जिसको पूरा ग्राउंड स्पेस का मतलब के बारे में पता है, पूरा आर्कियोलॉजी के बारे में, इंडिया के कौन से साइट्स हैं, लिंग्विस्टिक के बेसिक थियरीज के बारे में। मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि एकदम टेक्निकली घुसना जरूरी है, बट ओवरव्यू होना बहुत जरूरी है। कि इन्होंने ब्रॉडली ये प्रपोज किया था कि भारत में भाषाएं अर्मीनिया से आई हैं 3000 BC में, ये होना, या फिर किसी ने कहा कि 2000 BC से रशिया से इंडिया में भाषाएं आई हैं। और कितनों ने कहा था, किन्होंने क्या डेट दिए थे, क्यों डेट दिए थे। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको लिंग्विस्टिक में PhD होना ज़रूरी है, बट मुझे मेरा काम करने के लिए आई शुड अंडरस्टैंड कि कितने लोगों ने कितनी अलग अलग चीज़ें लिखी हैं। और तो ये एक बार एक जगह पे कंपाइल हो जाएगा, उसके बाद आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन टू सिंप्लीफाई इट फॉर मीडिया। एक बार पेपर पब्लिश हो जाएगा, उसके बाद मीडिया में होपफुली अटेंशन इसको अपने आप मिल ही जाएगा। और अगर नहीं मिलता है और अगर ये पब्लिश हो जाता है तो आई विल मेक श्योर एटलीस्ट सम मीडिया ग्रुप्स के माध्यम से इसको मतलब सिंप्लीफाई करके बताया जाए। बट उसके लिए पहले पेपर होना ज़रूरी है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम अटेम्प्टिंग। नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है। जितनी हम सरलता से बात करते हैं वो सब ट्विटर और यूट्यूब के लिए बिल्कुल ठीक है, कारण यहाँ पर जो लोग आते हैं वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए आते हैं, बट बहुत सारे लोगों को इतने टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। पर अगर कोई आपका कोई रिसर्च है, उसका जो फाइनल कंक्लूजन है वो किसी भी तरह एक्सेप्टेड होने के लिए एक टेक्निकल साइंटिफिक अप्रोच बहुत ज़रूरी रहता है कोई भी एरिया में। और ये एरिया इतना पॉलिटिकल, इतना डिबेटेड एरिया है कि
इसमें सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आशा है कि जब आपकी पेपर पब्लिश हो जाए, उसको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिले और इस पर काफ़ी चर्चा हो। कारण मुझे याद है कि जो नरसिम्हन एट अल पेपर हुई थी, उसमें बहुत सारी चर्चा हुई थी और आपने इस चैनल पर भी दर्शकों के लिए मैं यहाँ पे लिंक कर दूँगी आपका पुराना वीडियो जहाँ पे आप उनको कहते हैं कि उनके फाइनल कंक्लूजन्स के खिलाफ आप जो अपना एविडेंस देते हैं, अपना सबूत देते हैं, तो कि कहाँ पे वो गलत थे। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि उनके पेपर का कोई बेसिस नहीं है, पर उनके कंक्लूजन्स का क्यों इशू है, वो बात होती है। तो वो थोड़े, मैं लिंक कर दूँगी। जी। हाँ, थोड़े वीकनेसेस हैं उनके एनालिसिस में, थोड़ी गड़बड़ है जो मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक। जिससे मुझे लगता है कि ये पूरे टॉपिक पे मतलब बहुत ज़्यादा स्पष्टता आएगी। अभी थोड़ा अनक्लियर है चीज़ें। जैसे वो कहते हैं कि उनके पेपर में लिखा गया है कि जो बीमैक है, जो बैक्टीरिया मार्जियाना कॉम्प्लेक्स जो है, जो 2200 बीसी से 1600 बीसी 1700 बीसी जितना के दौरान तुर्कमेनिस्तान और तजिकिस्तान और नॉर्थ अफगानिस्तान, उत्तर अफगानिस्तान में ये कल्चर था, और स्टेप और भारत के बीच में बीमैक के लोग थे। मगर ये कहते हैं कि इंडिया में बीमैक की एंसेस्ट्री है नहीं, मगर स्टेप की एंसेस्ट्री है। अब प्रश्न ये उठता है कि वो क्या कूद के आ गए, मतलब कैसे, मतलब जो इट डजंट मेक सेंस कि स्टेप एंसेस्ट्री आ गई मगर बीमैक नहीं आई, क्योंकि स्टेप वाले लोग बीमैक से तो घुले मिले ही हैं, उनके एंसेस्ट्री मिक्स हुई है 1500 बीसी के बाद। तो और 1 मिनट दर्शकों के लिए मैं बता देती हूँ, क्योंकि आशीष सेंट्रल एशिया की बात कर रहे हैं और जो पुराने वैज्ञानिक थे वो यूरोप के, नॉर्दर्न यूरोप की बात कर रहे हैं। तो आशीष का ये थोड़ा ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है कि आप वहाँ से डायरेक्टली कोई, तभी तो हाँ, एयरप्लेन्स मतलब होते नहीं थे, तो स्टेप जो है वो है कजाकिस्तान, रूस, जी। ठीक है, उसको बोलते हैं उत्तर सेंट्रल एशिया। हाँ, अब जो उत्तर दक्षिण सेंट्रल एशिया जी। दक्षिण, जो मध्य दक्षिण जो एशिया, सेंट्रल एशिया बोलते हैं, दैट इज जो अभी है देश तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान और जी। थोड़ा बहुत उज़्बेकिस्तान, और उत्तरी अफगानिस्तान को भी हम सदर्न सेंट्रल एशिया, दक्षिण सेंट्रल एशिया मान सकते हैं। तो अब बात यह है कि जब स्टेप वाले लोग रशिया कजाकिस्तान से दक्षिण जब आएंगे, तब सबसे पहले वो मिलेंगे बीमैक वाले लोगों को, और थोड़ा घुलेंगे मिलेंगे ज़रूर, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम बीमैक वालों से नहीं मिलेंगे, हम सीधा भारत में आएंगे और भारत वालों के साथ, भारतीय लोगों के साथ हम अरेंज मैरिजेस करेंगे। ऐसा तो था नहीं, मतलब हो सकता है हो, मुझे नहीं पता, बट अनलाइकली, लेट्स से कि अनलाइकली है। तो एंड व्हाट आई एम फाइंडिंग इज कि स्टेप एंसेस्ट्री तो आई है मगर बीमैक से घुल मिल के आई है, विच मेक्स मच मोर सेंस। अगर लोग उत्तर से आ रहे हैं तो बीच में दे विल पिक अप अ लॉट ऑफ अदर एंसेस्ट्री ऑन द वे, और फिर जाके भारतीय लोगों के साथ रिश्ता बनाएंगे, राइट? जी, अनलेस बिल्कुल। कि देयर वाज कि कोई इनविटेशन आया था उनके लिए कि आप सबको भूल जाइए, आप सीधा वहां से इधर आ जाइए। तो सो देयर आर सम थिंग्स एंड, और ये सब चीजें जो हैं वो काफी जरूरी है, क्योंकि टाइम, इट मेक्स एन इम्पैक्ट ऑन द टाइमलाइंस फर्स्टली, और टाइमलाइंस जो हैं वो आर्य लोगों को, कि कौन आर्य लोग थे, उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 200 साल का रिसर्च है इस पर, ऋग्वेदा पे और ऋग्वेद पे, महाभारत, रामायण, ये सब के बेसिस पे जो टाइमलाइंस दिए गए हैं आर्यंस के लिए, वो बहुत ही मतलब क्लियर है कि वो प्री आयन एज, ऋग्वेद जो है वो प्री आयन एज का कॉम्पोजिशन है। मतलब जो लोहा था वो उस समय पे इट वाज नॉट इन यूज, पीतल या फिर वो तांबा या जो भी बोलते हैं, दैट वाज इन यूज। तो 1200-1300 बीसी के पहले की बात होनी चाहिए ये। और अगर बीमैक से घुल मिल के आए थे तो वो एक डेट में बहुत डिफरेंस हो जाता है, एंड देयर आर और भी बहुत प्रमाण हैं जो मुझे मिले हैं, जो ये कहता है कि 2000 से 1500 बीसी, जो नरसिम्हन ने कहा था 2000 से 1500 बीसी में सुवस्तु वैली, स्वैट वैली में पाकिस्तान के स्टेप के लोग आए थे। पहली बात है वो बीमैक से घुल मिल के आए थे, और वो 1500 बीसी के पहले नहीं आए थे, 1500 बीसी के बाद आए थे। ये मेरे पेपर में मैं प्रूव करूंगा। 1500 के भी बाद लेट से 1300 बीसी के आसपास आए थे, और इससे काफ़ी चीज़ें थियरीज में इट इज़ इम्पोर्टेंट कि मतलब बदलाव होना चाहिए, क्योंकि दोज डेट्स आर डिफरेंट। 1300 बीसी इज डिफरेंट इन क्वालिटी
इन कॉन्टेक्स्ट देन 1800 बीसी फॉर वेरियस रीजन, जो मैं पेपर में टेक्निकल मतलब बताऊंगा कि क्योंकि उसके ऊपर आप ही पूरी। टेक्निकली बताएंगे, पर अगर सरल भाषा में बताएं तो जो भारतवर्ष का अपना सिविलाइजेशनल नेचर जो कहते हैं, जो हमारी सभ्यता का नींव है, उस पर काफी इम्पैक्ट होता है इसका। कारण कुछ जो इनका कंक्लूजन है कि और ज्यादा पुराने जो पुराने जिस नरसिम्हन के पेपर का कंक्लूजन है कि ये स्टेप एंसेस्ट्री पुराना है, तो उससे पता चलता है, उससे ऐसा लगता है कि भारतीय सभ्यता में इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था, उनके बाहर वालों से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था, स्टेप एंसेस्ट्री से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। जो कि आशीष के रिसर्च में ऐसा माना जाता है कि उनका आना उसके कई सालों बाद, कई सेंचुरीज बाद हुआ था। तो उससे ऐसा पता चलता है जो सभ्यता थी वो ऑलरेडी बनी हुई थी और उसमें लोग आके घुले और मिले हैं। तो अगर उसमें घुले मिले हैं तो उनका जो इम्पैक्ट था आने का, क्योंकि हर देश में, हर रीजन में लोगों का आना जाना तो रहा है, पुराने ज़मानों में भी रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बाकी देशों में, कोई जापान में जैसे आपको भारतीय एंसेस्ट्री मिलेगी, पर जापानीज ऐसे नहीं कहते हैं कि भारतवर्ष के लोगों ने हमारी सभ्यता को जन्म दिया है। जो कि भारतवर्ष में कहा जाता है कि यूरोपीय लोगों ने हमारी सभ्यता को जन्म दिया है। तो यही सारी चीजें आशीष एड्रेस करेंगे अपने पेपर में। हाँ, क्योंकि वो जो डेट है 1700 बीसी समझ लीजिए, अगर 1700 बीसी में स्टेप आए थे, स्टेप के लोग आए थे, ऐसा अगर हम कहते हैं तो इट इज़ अ वेरी डिफरेंट प्रोपोजिशन दैन कि 1200 बीसी में आए थे। 1200 बीसी में आने से मतलब 1200 बीसी की जो डेट है, 1300 बीसी 1200 बीसी, ये बहुत लेट डेट है। जो इट मेक्स इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि ये आर्य भाषा लेके आए थे 1300 बीसी 1200 बीसी में। और ये भी है कि ये जो डेट है, ये जो 1300 1200 की मैं बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ स्वाट वैली की है, वो एकदम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया की है। ऐसा नहीं है कि ये लोग दिल्ली के आसपास पहुंच गए थे उस टाइम, एकदम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में पहुंचे थे। और डेट काफ़ी लेट है। आई थिंक नीरज राय भी यही कहते हैं, जितना मैंने उनको सुना है और पर्सनली बात भी की है, कि स्टेप एंट्री काफ़ी लेट है। तो ये दो मेन चीज़ें हैं जो नरसिम्हन कहते हैं, जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ, और क्वालिटेटिवली बहुत फ़र्क पड़ जाएगा कंक्लूजन्स में इन दो चीज़ों से। और भी काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें हैं छोटी मोटी जिससे पूरी थियोरी बनती है, बट ये दो मेन है। और बाकी जो मॉडर्न है, अगर मॉडर्न भारतीय लोग देख लें, अगर आप मॉडर्न देख लें, गुजराती, गुज्जर, कंबोज, रोड, ब्राह्मण यूपी के SC ST चमार, साउथ के लोग देख लें, इन सब में स्टेप एंसेस्ट्री का जो डेट है ऑफ एडमिक्सचर मॉडर्न लोगों में, वो एवरेज 500 BC 600 BC है। तो ये जो स्वाट में जो लोग आए थे, वो मेरे हिसाब से वो सेम लोग नहीं थे जो पूरे इंडिया में आए थे, उसके बाद आए हैं सेकेंड वेव। और ऑफ कोर्स देन दोज पीपल कैन नॉट बी रिलेटेड टू, मतलब वो नहीं हो सकते, मतलब आर्य लोगों से रिलेटेड। अब वो किस मतलब विषय में इनके संबंध बने, मतलब व्हाट वाज द रीजन कि इंटर मैरिज हुआ, वो देखना पड़ेगा। आई डोंट नो, आई कांट से, मगर लेट हुआ है, 600-700 BC के आसपास हुआ है। ये वही टाइम था जिसमें जो अकमेनिड एम्पायर है ईरानियन, उस दोज पीपल वेर रूलर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, अकमेनिड एम्पायर। दिस इज अराउंड 550-600 BC, आप समझ लीजिए। तो हो सकता है उससे रिलेटेड हो सकता है कोई और रीजन हो, आई कांट से, क्योंकि DNA इतना सब नहीं बता सकता कि क्यों इंटर मैरिज हुआ। परंतु आर्कियोलॉजिकली भी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा प्रमाण नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल कुछ इन्वेजन हुआ हो, इवन आफ्टर 1000 BC। कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। इन्वेजन के बिना, इन्वेजन के बगैर कभी भाषा और सभ्यता बदली नहीं है कोई भी रीजन में। तो आई थिंक मेन आइडिया ये है कि भले लोग आए हैं, भले कई सारे दिशाओं से, कई प्रकार के भिन्न भिन्न लोग आए हैं, पर उनकी भारतीय सभ्यता पे
इतना ज़्यादा इम्पैक्ट रहा नहीं है जितना बताया जाता है। जो लोग क्लेम करते हैं कि ये हम बाहर यूरोपियाई लोगों की देन है या स्टेप एंसेस्ट्री वालों की देन है। बात इतनी सी है कि स्टेप एंसेस्ट्री वाले आए थे, बट वो जब तक के आए थे भारतीय सभ्यता ऑलरेडी बनी हुई थी, और जो आर्य सभ्यता कहते हैं वो बनी हुई थी। तो यही, जी। और उसमें कितने सारे माइग्रेशंस हुए, ये क्यों देखिए हुए, कब सारे हुए। देखिए मतलब कितने भाषाएं बदलने के लिए, अब समझ लीजिए 1000 बीसी के आसपास 25 से 30 मिलियन लोग थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान बांग्लादेश इंक्लूडेड। अब नॉर्थ इंडिया आप समझ लीजिए, अगर मध्य प्रदेश एंड अबव आप देख ले, बांग्लादेश को भी इंक्लूड करते हैं, तो लगभग 15-20 मिलियन जितने लोग थे। अब इसमें से काफ़ी सारे हैं जिनमें स्टेप एंसेस्ट्री तो है ही नहीं, जैसे मिडल टू लोअर कास्ट जो अभी आज के ग्रुप्स हैं, उसमें काफ़ी बहुत ही कम स्टेप एंसेस्ट्री है। बंगाल में या फिर गुजरात में भी आप देख ले तो। अब ये जो सारे खेती करने वाले हैं, ये सब हैं, वो तो ऐसे ही, अगर कोई, चलिए समझ लीजिए कि कोई स्टेप का राजा रूल कर रहा हो फॉर एग्जांपल, अब को जो फार्मर है वो तो सीधा भाषा नहीं पिक कर लेगा ना, क्योंकि राजा स्टेप का है। उसके लिए मतलब बहुत सारी प्रोसेसेस होती है ना। मेनली तो हम भाषाएं कैसे सीखते हैं, हमारे घर से, राइट। माता पिता जो सिखाते हैं वो हम सीखते हैं। तो उसमें जेनेटिक कंपोनेंट काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि घर में जो भाषाएं बोली जाती हैं वही भाषाएं मतलब बच्चे भी बोलते हैं। और एजुकेशन सिस्टम तो ऐसा था नहीं आजकल कि एक स्कूल में 1000 बच्चों को एक ही भाषा सिखाई जाती है, ऐसा तो था नहीं उस टाइम पे। तो जेनेटिक एंसेस्ट्री जो है वो बहुत ज़रूरी है टू आइडेंटिफाई लैंग्वेज चेंज। अगर 100 लोग हैं एक गांव में और अगर दूसरी भाषा के 80 लोग आ जाते हैं, तो आउटकम हम एग्जैक्टली कह नहीं सकते, मगर या तो ओरिजिनल भाषा बोली जाएगी, या तो जो नए लोग आए हैं उनकी भाषा बोली जाएगी 100 सालों में, या तो दोनों भाषाएं भी बोली जाएंगी। आधे लोग एक भाषा बोलेंगे, आधे लोग दूसरी भाषा बोलेंगे, मगर बिना किसी के आए भाषा का परिवर्तन होना पॉसिबल नहीं है। जी। तो वापस चलते हैं कमेंट्स पर। तो एक मैंने डाला था, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हो सकती, कारण वो बस आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक अच्छी कॉन्वर्सेशन के लिए। तो धन्यवाद वार्तालाप के लिए, और क्षमा चाहती हूँ, यहाँ पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो अगर आपको आवाज़ आ रही है कृपया आगे चलें तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न थोड़ा जटिल है, लग रहा है, क्योंकि लंबा है कम से कम। तो बुकमैन KDW8669 ने पूछा है, मैं स्क्रीन पर भी लाती हूँ उनका प्रश्न, और मैंने इसको 2 भागों में यहाँ पर लिखा है। तो उन्होंने कहा है कि एक उनका नया विचार है कि अगर हड़प्पा दक्षिण और पूर्व दिशाओं में पहले गए, और आर्यन इन्वेजन और माइग्रेशन थ्योरी संस्कृत एक हड़प्पन लैंग्वेज में हड़प्पन लैंग्वेज का संस्कृत पर प्रभाव का बताता है। तो अगर ऐसा है तो संस्कृत और द्रविडियन भाषाओं में एक सेम कोई एक सबस्ट्रेट सिमिलैरिटी रहेगा, सबस्ट्रेट रहेगा। ये सारा मतलब देखिए, अब इसका जो है उत्तर मिलने के लिए हमें जो है इंडस वैली के जो सील्स हैं उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, उसको डिकोड करना पड़ेगा, क्योंकि तभी पता चल पाएगा कि इंडस वैली में क्या भाषाएं थी, क्या सबस्ट्रेट था, वगैरह वगैरह। अभी जेनेटिक्स के से तो ये नहीं कह सकते कि क्या सबस्ट्रेट था क्या नहीं था। ऑलरेडी जो लिंग्विस्टिक का रिसर्च हो चुका है, मैं मतलब उसके बारे में बात कर सकता हूँ। जो ऑलरेडी सबस्ट्रेटम पे रिसर्च हो चुका है, जैसे माइकल विट्ज़ल कहते हैं कि जो वैदिक संस्कृत है उसमें जो सबस्ट्रेटम है, अब पहले तो हम सबस्ट्रेटम की बात कर लेते हैं। सबस्ट्रेटम क्या होता है? जैसे समझ लीजिए कि एक गांव में एक लैंग्वेज है एक्स और 100 लोग हैं। अब 100 लोग रहते हैं गांव में। अभी 30-40 लोग अगर बाहर से आ गए, दूसरी भाषा बोलने वाले लोग,
और समझ लीजिए ये बाहर वाले लोग राज करने लग गए और अपनी भाषा 100 साल बाद उनकी भाषा जो है वो वही भाषा रह गई, वही वो भाषा जीत गई और बाकी सारे जो अब गांव के लोग हैं वो नई भाषा बोलते हैं। तो ये जो पुराने लोग थे जो लैंग्वेज एक्स बोलते थे, उनकी लैंग्वेज एक्स का जो इन्फ्लुएंस है वो नई भाषा पे, जो नई 100 साल बाद भाषा बोली जाती है उस पे आ जाएगा। क्योंकि जो जो पुराने लोग वहाँ पे रहते थे वो एक दिन में तो अपने सारा सारा ग्रामर और सारा जो व्याकरण वगैरह भूल नहीं सकते, थोड़ा बहुत तो कैरी ओवर हो ही जाता है नए भाषा पे। तो जो 100 साल बाद जो नई भाषा बोली जाएगी उसमें थोड़ा सबस्ट्रेटम इन्फ्लुएंस लैंग्वेज एक्स का रह जाएगा। सो दैट इज व्हाट सबस्ट्रेटम इज। तो अगर जो लोग मानते हैं कि जो हड़प्पा के लोग थे या इंडस वैली हरियाणा वगैरह के जो पहले 2000 बीसी के लोग थे वो संस्कृत से जुड़ी भाषा नहीं बोलते थे, तो प्रश्न ये उठता है वो कि वो क्या बोलते थे। या तो द्रविडियन है या तो कोई कोई लैंग्वेज है जो कोई भाषा है जिसके बारे जो खत्म हो गई है अभी। मगर हम सबस्ट्रेट इन्फ्लुएंस जो वैदिक ऋग्वेदा में जो सबस्ट्रेट इन्फ्लुएंस अगर हम पता कर सके कि किस भाषा का है तो शायद इसका उत्तर मिल जाएगा, परंतु नहीं मिल पाया है क्योंकि सब लोगों का कुछ ना कुछ अलग ही ओपिनियन है इस बात पे। जैसे माइकल विट्जल कहते हैं कि जो सबस्ट्रेट था वो मुंडा लैंग्वेजेस से रिलेटेड था जो अभी उड़ीसा में बोली जाती हैं। उड़ीसा के जो एसटी लोग हैं वो बोलते हैं मुंडा, ऑस्ट्रो-एशियाटिक लैंग्वेज मुंडा, तो वो उसको बोलता है पैरामुंडा लैंग्वेज सबस्ट्रेट। मासिका करके एक थे, उनका था कि हड़प्पन जो सॉरी ऋग्वेदिक संस्कृत का सबस्ट्रेट है ऑफ एन अननोन लैंग्वेज एक्स। और ये सबस्ट्रेट कहाँ पता चलता है? फॉर सम लोकल फ्लोरा एंड फौना, जैसे लोकल एनिमल्स और लोकल पेड़ पौधों के नाम, और लोकल थोड़े खेती बाड़ी के जो इंस्ट्रूमेंट है उनके नाम। मगर इस पे भी कोई सोल्यूशन, मतलब कोई कंसेंसस जिसको बोलते हैं वो हो नहीं पाया है, सबका अलग अलग मानना है। कोई बोलता है द्रविडियन है, विट्जल बोलता है पैरामुंडा है, मसिका बोलते हैं अननोन लैंग्वेज एक्स है। अब इससे ज़्यादा तो एज ए जेनेटिक्स रिसर्चर वो मैं नहीं कह पाऊंगा। तो आपको ये मेरा पर्सनल मानना है कि संस्कृत रिलेटेड भाषाएं तो बोली जाती थी, मगर हो सकता है कि बाकी अलग भाषाएं, बाकी 2-3 और भाषाएं भी बोली जाती हो, इसके बारे में मैं नहीं और कह पाऊंगा। मैं 100% नहीं कह सकता था कि हर एक आदमी मतलब संस्कृत से जुड़ी भाषा बोलता था। ऑफ कोर्स 100% जनता संस्कृत से जुड़ी भाषाएं बोलते थे, ये तो मैं नहीं, मतलब, और ये दिस इज लाइकली नॉट टू बी ट्रू आल्सो। ऐसा तो मतलब इट इज सॉर्ट ऑफ इम्पॉसिबल कि सारे एक ही टाइप की भाषा बोलते हो सकता है थोड़ी द्रविडियन भाषाएं भी हो। मगर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे हिसाब से इंडस वैली सिविलाइजेशन में देयर वेर संस्कृत स्पीकर्स, संस्कृत रिलेटेड स्पीकर्स। तो इन्होंने जो सवाल किया है कि माइग्रेशन के ऊपर, कि अगर माइग्रेशन साउथ और ईस्ट हुआ हो हड़प्पन लोगों का, कारण भाषाओं की बात करते हैं, तो एक वो सवाल है। और ये दूसरा माइग्रेशन तो हुआ है और मेरे हिसाब से ये संस्कृत और वैदिक सभ्यता लेके गया है। जैसे अगर आप साउथ के डोमिनेंट कास्ट देख लें, उनका जेनेटिक एंसेस्ट्री देख लें, वेल्लमा, वेल्लालार, ये और ये हो गए आंध्रा और तमिलनाडु के डोमिनेंट कास्ट, ये दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ट्राइबल्स ऑफ द रीजन। उनके ट्राइबल में जो है अंडमानीज रिलेटेड एंसेस्ट्री जिसको बोलते हैं AASI, जो इंडिया के हंटर गैदरर थे इंडिजिनियस, वो काफ़ी हाई है, जैसे 55 to 70% आप समझ लीजिए इन द ट्राइबल्स, करंट मॉडर्न डे ट्राइबल्स। फॉर एग्जांपल इरुला हो गया, पनिया हो गया, या फिर निहाली जो लोग हैं, विच इज़ एन आइसोलेट लैंग्वेज, जो एक आइसोलेट लैंग्वेज है, निहाली ऑफ महाराष्ट्र। They are also indigenous people with about 65-70% Andamanese related ancestry. इन कॉन्ट्रास्ट जो है, मतलब इससे जो वेलामा वेलालार जो डोमिनेंट कास्ट के लोग हैं उनकी एंसेस्ट्री काफ़ी डिफरेंट है, और क्योंकि लॉट ऑफ एंसेस्ट्री जो है वो हड़प्पा से आती है, नॉर्थ से आती है।
प्रश्न यह है कि क्या ये लोग संस्कृत लेके आए थे या द्रविडियन भाषा लेके आए थे, ये दो ही ऑप्शन है, और कितने नंबर में आए थे। जी। तो मेरे हिसाब से ये लोग संस्कृत तो लेके आए थे, मगर क्योंकि द्रविडियन भाषाओं में संस्कृत का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट रहा है, अभी भी है। बहुत सारे संस्कृत के शब्द हैं जो साउथ में बोले जाते हैं, और हिंदुइज्म जो है साउथ में आया है वो यही लोग लेके आए होंगे जो भी नॉर्थ से आए हैं, राइट। और तीसरी बात यह है कि जो संगम के संगम के जो पोएम्स हैं, जो 200 बीसी के आसपास जिसका डेट बोलते हैं, उसमें लिखा गया है कि ये जो वेलालार वेलम ये जो लोग हैं वेल, ये लोग श्री कृष्ण के गोत्र से हैं, और द्वारका से ये लोग दक्षिण में आए थे। तो अगर श्री कृष्ण के गोत्र से हैं, और तो फिर संस्कृत भाषा बोलने वाले ही पहले लोग होंगे, और उनका डीएनए इस चीज़ से मतलब मैच करता है कि ये लोग गुजरात से आए हैं, क्योंकि डीएनए काफ़ी सिमिलर है गुजरातियों से। अब गुजरातियों में बाद में थोड़ा सा 5-7% स्टेप का डीएनए आ गया है, मगर अगर उसको आप हटा दो तो काफ़ी सिमिलर है। ठीक है। और जो इन्होंने राजिब खान के रिसर्च पर बोला है, तो वो भी सेम ही चीज़ कहता है। ये कह रहे हैं ANI और ASI की बात करते हैं 70% तक। ये देखिए, ये सारी बनावटी चीज़ें हैं। ANI ऐसा है कुछ रियल, मतलब थियरी है। अब ये थियरी जो है इसको भूल जाना चाहिए, क्योंकि ये थियरी बनी हुई थी इस बात पे 2010 से 2012 के बीच में बनाई गई थी कि सारे भारतीय जो हैं वो दो कंपोनेंट का मिश्रण, सारे जो भारतीय हैं उनकी एंसेस्ट्री दो कंपोनेंट के मिश्रण से बनी हुई है, ANI और ASI। अब हमको ये इतना पता चल चुका है कि ये दो इज़ नॉट इनफ, मिनिमम 3 चाहिए। और फिर अगर आप लद्दाखियों को देखें, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को देखें या ईस्ट इंडिया को भी देखें, तो फिर तीसरा, चौथा और पांचवा कंपोनेंट भी चाहिए। तो इसको थोड़ा भूल जाना चाहिए ANI और ASI को। सबस्ट्रेटम के बारे में तो मैंने बात कर ली। आई कैनॉट से, मेरा जो पर्सनल व्यू है वो है कि जो नॉर्थ से ईस्ट और साउथ, दक्षिण और पूर्व जो लोग गए थे हड़प्पा से, वो संस्कृत भाषा और वैदिक सभ्यता लेके गए थे। बाकी मुझे नहीं पता, क्योंकि द्रविडियन जो भाषा है वो 2500 BC की है, और साउथवर्थ कहते हैं कि डेक्कन के नियोलिथिक कॉम्प्लेक्स में बनी है, आंध्र के आसपास। और 2500 BC में देखिए हड़प्पन के लोग साउथ में नहीं गए थे, वो लोकली लोग थे ऑफ रिलेटेड टू ASI पीपल। तो फिर द्रविडियन लोकल साउथ का ही है, और जो नॉर्थ से, जो उत्तर से दक्षिण गए थे, वो लोग फिर वैदिक सभ्यता लेके गए थे, और संस्कृत भाषा लेके गए थे, परंतु समय बीत गया तो वो लोग भी द्रविडियन भाषा बोलने लगे। तो वो उनके जो तादाद है, पॉपुलेशन है, उस पर भी निर्भर है कि कुछ लोग गए होंगे और वो जो भी लेकर गए हैं उसके साथ साथ वो खुद भी घुल मिल गए थे एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जनता में। तो ये और एक और कमेंट है उसी को एड्रेस करते हुए कि जो जैसा आपने कहा कि ये विचार थोड़े ये मेरा ही कमेंट है, शायद मेरा कोई दूसरा अकाउंट है। ठीक ठीक ठीक। तो दिनेश शर्मा यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं, तो इस पर कोई टिप्पणी अगर आपकी है। ये कहते हैं कि कमेंट तो मैं यहाँ पे पेस्ट नहीं कर रही हूँ। ये कहते हैं इधर कि ASI is based on South Indian tribal groups which are distantly related to Aboriginal populations in Andaman, Australia, etc. ऑस्ट्रेलिया तो काफ़ी ज़्यादा दूर है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंट है, एंड अंडमान इज़ क्लोज, एंड इनका ये फर्स्ट लाइन करेक्ट है। सेकेंड लाइन में ये कहते हैं कि ASI बीइंग एन ओरिजिनल पॉपुलेशन इज़ वेरी मच एक्सेप्टेबल, ये भी करेक्ट है।
ASI contributes to IVC ancestry. That is, IVC is found by admixture between Iranian farmers plus ASI. So ASI was around even at that time. ये भी correct है. अभी ANI और ASI की बात करते हैं. ये अभी पुराना concept हो गया, इसको भूल जाना चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा था. हाँ, तो करेक्ट ही है मोस्टली. अब इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि ASI जो है वो काफ़ी पुराना है. ये दिनेश शर्मा भी कहते हैं 30-40 हज़ार साल पुराना है कंपोनेंट है. इंडिया में कितना फैला था, कहाँ कहाँ तक फैला था, इतना हम कह नहीं सकते. वी डोंट नो, क्योंकि एंशिएंट डीएनए है नहीं. परंतु इतना लाइकली है, इतना मतलब होने का चांस है कि जो हम अभी ASI की एक कंपोनेंट की बात करते हैं, साउथ में अगर समझ लीजिए 40,000 साल से साउथ में अगर ASI है और नॉर्थ का जो ASI है वो अलग हो गया होगा विथ टाइम. क्योंकि मगर हमारे पास सैंपल है नहीं, हम दोनों को फिर भी अभी ASI ही बोलते हैं. मगर अगर शायद जब सैंपल आ जाएंगे तब हमको ये पता चलेगा कि ये दोनों ग्रुप भी शायद काफ़ी सालों से आइसोलेटेड थे. हो सकता है 5-7 हज़ार सालों से आइसोलेटेड हो. तो ये सारी चीज़ें बिना एंशिएंट डीएनए के हम कह नहीं पाएंगे. अभी तो हम उसको सिंगल कॉमन नाम लेते हैं ASI. मगर क्योंकि ये इतना पुराना है, एंसेस्ट्री का कंपोनेंट इतना पुराना है, हो सकता है कि इंडिया में उसके मिनिमम 2, 3 या 4 क्लस्टर अलग अलग बन गए हों, क्योंकि टाइम के साथ साथ जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाता है, जिससे पॉपुलेशंस काफ़ी मतलब विजुअली मतलब हम एनालाइज कर सकते हैं कि वो अलग हो चुकी है. तो बस ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ. अदरवाइज उनका कमेंट बिल्कुल ठीक है. उन्होंने एक और कमेंट किया है जहाँ पर वो कहते हैं कि सिर्फ ASI का प्रेजेंस आर्यन माइग्रेशन थ्योरी के बारे में सब कुछ नहीं बता सकता है. तो हम लोग को वैदिक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी चाहिए और डीएनए. बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं. इन्होंने ये कहा है कि AMT को नकारने के लिए हमें एक आर्कियोलॉजिकल सेटलमेंट, वैदिक आर्कियोलॉजिकल सेटलमेंट ढूंढना पड़ेगा और उसके डीएनए में कोई स्टेप एंसेस्ट्री नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल ठीक बात है. जैसे सनौली तो वही है मेरे हिसाब से ना. सनौली वैदिक साइट है, परंतु मुझे नहीं लगता कि जब उसका डीएनए निकलेगा तब उसमें कोई स्टेप एंसेस्ट्री मिलेगी. और अगर ऐसा हो जाता है तो डिस्प्रूव हो जाएगी AMT. तो ठीक कह रहे हैं. अब चलते हैं देवव्रत मिश्रा के टिप्पणी पर. वो भी तो मैं वापस से एक बार ओरिजिनल कमेंट दिखाना चाहती हूँ, जो कि बुकमैन KDW 8669 का है, जिन्होंने पहले हड़प्पन के माइग्रेशन की बात का प्रश्न पूछा था. तो उसी पर जो वार्तालाप चल रही, जो चर्चा चल रही है, उसमें ये देवव्रत मिश्रा 9000 का कमेंट है कि CHG, ASI और EHG का मेन लाइन इंडियन पॉपुलेशन है. IVC इज CHG प्लस ASI, स्टेप इज CHG प्लस EHG. और ASI में भी IVC एंसेस्ट्री है और नॉर्दर्न कंपोनेंट्स है CHG की तरह, जो कि 10,000 साल पुरानी है. तो ये डिमार्केशन का क्या, ये किस डिमार्केशन की बात करना? 3 कंपोनेंट्स को अलग क्यों किया, ये कह रहे हैं. देखिए ये रिसर्च है. मतलब देखिए एक बात क्लियर है कि स्टेप डिमार्केशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे ये पता चलता है कि पहले कौन लोग थे और कौन लोग बाहर से आए. तो जब ये कहते हैं CHG प्लस ASI प्लस EHG, इसमें जो सबसे पुराना कंपोनेंट जो है इंडिया में वो है ASI. ठीक है. फिर आया CHG लिखते हैं यहाँ पे, मगर वो CHG मतलब कॉकेसस हंटर गैदरर, वो एक्चुअली है ईरान न्योलिथिक. एक ही थोड़ा सिमिलर है, एक्चुअली है ईरान न्योलिथिक जो सेकंड आया. और EHG जो है वो स्टेप का कंपोनेंट है, तो स्टेप आया लास्ट में. तो इसलिए ये डिमार्केशन हम करते हैं, क्योंकि पता चलता है कि पहले स्टेज में कौन था, दूसरे स्टेज में कौन आया और तीसरे स्टेज में कौन आया. फिर हम ये पता करते हैं कि कौन से बेस्ट पॉसिबल कौन सा समय है, कितने हज़ार साल पहले कौन सा कंपोनेंट आया.
तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने मतलब कितनी तादाद में लोग आए थे और क्या भाषाओं में फ़र्क पड़ सकता है उतनी तादाद से या नहीं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। और तो देखिए सॉरी, हुँ, खत्म कर लीजिए। और ये नॉर्दर्न कंपोनेंट सीएचजी है 10,000 साल पहले नहीं आए हैं। ये मतलब शिंदे एट अल ने कहा है कि आया है, बट डेमोंस्ट्रेबली फॉल्स है। साढ़े 4 5 सॉरी 6,000 साल जितने पहले आया है, अराउंड 4000 बीसी। ये इंटरेस्टिंग है। नहीं मुझे लगता है एक तरह से वो पूछ रहे हैं कि क्यों ये पॉपुलेशन डिविजन्स हुई हैं जेनेटिक बेसिस पर, जबकि काफ़ी समानता है। पर बात ये है कि ये ऑलरेडी एक साइंटिफिक डिस्कशन है। हाँ, ये आम जनता में इस तरह से जितना हम, जैसे आशीष कह रहे हैं, ये एक सरल भाषा में नहीं समझाना चाहते, जो कि बिल्कुल सही है। कारण जितना हम एक साइंटिफिक डिस्कशन को सरलता से समझाने की कोशिश करें, प्रॉब्लम होती है कि उसका जो टेक्निकलिटी है वो सरल भाषा में समझाई नहीं जा सकती है, और फिर वो एक पॉप कल्चर, एक पॉलिटिकल इशू बन जाता है इंस्टेड ऑफ अ साइंटिफिक एनालिसिस। तो बात इतनी सी है कि वो पहले हो चुका है, और अब उसके खिलाफ बोलने के लिए या उसको साबित करने के लिए, जो भी पहले बोला है उसको सब साबित करने के लिए या उसके खिलाफ बोलने के लिए हमको भी ऐसे डिविजन्स करने पड़ेंगे। तो ये थियोरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी, इस नहीं, पर और नहीं, दूसरी बात ये है कि जैसे इन्होंने बोला कि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डिमार्केशन। इवन एएसआई हैज आईवीसी एंसेस्ट्री एंड द नॉर्दर्न कंपोनेंट लाइक सीएचजी व्हिच आर 10,000 इयर्स। मुझे कंप्लीटली समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहे हैं, बट पॉइंट ये है कि हमारे पास एंशिएंट डीएनए के सैंपल्स होते हैं। अब हम उन सैंपल्स को लेबल देते हैं। अब पहली बात है, हम उन सैंपल्स को क्लस्टर करते हैं। विजुअल 3D सॉरी 2D इमेज पे हम क्लस्टर करते हैं। हमको ये पता चलता है कि 7,000 साल 10,000 साल पहले जो जागरोस माउंटेन्स ऑफ ईरान के सारे सैंपल है वो एक साथ में क्लस्टर करते हैं, मतलब सारे सिमिलर टाइप के हैं, और स्क्रीन के इस बाजू में क्लस्टर करते हैं। फिर हमको पता चलता है कि स्टेप के सारे लोग स्क्रीन के इधर साथ में क्लस्टर करते हैं। तो मतलब दे आर वेरी मतलब सिमिलर पॉपुलेशंस, मगर एक दूसरे से अलग हैं, मगर एक ही साइड से सारे रिलेटेड सैंपल्स हैं। तो एक बार क्लस्टर क्लियरली हो जाते हैं अलग अलग, तो हम उनको एक नाम दे देते हैं। वो नाम होता है उनके रीजन पे या फिर उनके एज पे। जैसे ईरान न्योलिथिक, तो मतलब वो ईरान के सैंपल्स हैं और न्योलिथिक एज के सैंपल्स हैं। ईएचजी अगर है यूरोपियन ईस्टर्न यूरोपियन हंटर गैदरर, तो वो समझ लीजिए 6000 बीसी के सैंपल्स हैं रशिया में से, वेस्ट रशिया से। तो ये सारे नाम हैं। फिर हम इन सारे सैंपल्स के बेसिस पे जो टूल्स यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट कि सपोज हमने खुदाई की सपोज इंडिया में, और हमको डीएनए मिला किसी सैंपल से। तो हम कैसे टेस्ट करते हैं? हम टेस्ट करते हैं कि एक व्हाट इज दिस सैंपल एंसेस्ट्री, जो है सैंपल की एंसेस्ट्री है वो ए प्लस बी अगर है तो ए क्या है और बी क्या है। तो पता चलता है कि सपोज फॉर एग्जांपल कि ए निकला ईरान न्योलिथिक और बी निकला ईएचजी। तो मतलब दिस इज हाउ वी डू इट। अभी मतलब मैं ये बात समझाने की डिमार्केशन, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिमार्केशन, क्योंकि हमारा साइंटिफिक स्टेप बिना डिमार्केशन के हो ही नहीं सकता ना, हम कर ही नहीं सकते काम तो विदाउट दिस जेनेटिक्स का डिमार्केशन। जो स्टडी है उसमें ऑलरेडी ये डिमार्केशंस हैं, तो हम उसी भाषा में बात करेंगे क्योंकि हम साइंटिफिकली बात कर रहे हाँ, हैं, तो हमें शायद। सपोज हमको एक नया सोनाली का सैंपल मिला। अब हम हाउ डू वी एनालाइज इट? सबसे पहले तो हम जैसे मैंने आपको कहा कि हम उसको स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करेंगे कि वो ब्रॉडली कहाँ लाया करता है विद रिलेशन टू इंडियंस एंड अदर सैंपल्स। फिर हमको ये तो पता करना पड़ेगा ना कि ये इसमें व्हाट इज दिस मेड ऑफ, ये सोनाली का जो सैंपल है वो किस एंसेस्ट्री का बना हुआ है। उसके लिए हमको सारे लेबल यूज करने पड़ेंगे ना, ई एच जी, सी एच जी, ईरान, ये वो। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब वी हैव टू यूज इट। ऐसा नहीं है कि क्योंकि किसी ने किया हुआ है हमको भी करना पड़ेगा। आई एम सेइंग कि ऐसा ही करना पड़ेगा। नहीं, मतलब मेरा ये मतलब था कि किया हुआ है इन द सेंस कि स्टडी ही ऐसा प्रोग्रेस हुआ है कि ये लेबल्स दी गई हैं, तो हम भी उसी लेबल्स के हाँ, अनुसार चलेंगे, कारण हाँ, ये और लेबल्स यही हैं। तरीका है ना। हाँ, यही तरीका है कि ये सैंपल मिला है, तो हाउ, तो किस अलग और सैंपल्स का बना हुआ है जो इससे भी पुराने हैं। सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट। ठीक है, और फिर जो ओरिजिनल सवाल प्रश्न करने वाले थे कि ये 100% इरुला R1A
ऑन 657 कोई मर्द था और एक महिला से शादी हुई उनकी, जो 36% स्टेप, और 8 लड़के हुए। तो ओके। ये देखिए, हाँ, ये हाँ, कह रहे ये हैं। आपने रूपकुंड की बात करी हुई थी एक और एपिसोड पर, पुराने एपिसोड पर। तो आई थिंक उसी एंसेस्ट्री की बात कर रहे हैं, उसी कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। ये पॉइंट, अगर ये देखिए, ये अगेन बहुत ही टेक्निकल मामला है। R1A की अगर हम बात करें तो देखिए, R1A है स्टेप्स है, या फिर यूरोप से, क्योंकि 10,000 साल 12,000 साल पहले से रशिया में हमको मिलते आ रहा है। 12,000 सालों से लेके टिल टुडे इट्स देयर। इंडिया में एक भी नहीं मिला, ईरान में एक भी नहीं मिला है, तुर्कमेनिस्तान में भी नहीं मिला है एंशिएंट डीएनए में, मगर मॉडर्न में सब जगह पे है। तो अभी का बेस्ट जो सोल्यूशन है वो है कि R1A भी अकेली चीज़ नहीं होती। R1A है, फिर R1A1 है, फिर R1A1A है, फिर R1A1A1 है। मतलब टेक्निक, ये बहुत ही टेक्निकल मामला है। तो अगर R1A फॉर एग्जांपल सपोज रशिया से है, इसका मतलब ये नहीं है कि R1A1A1 B2A2 रशिया से है, क्योंकि R1A का एक के सपोज उनके 2 बच्चे हुए, 2 बेटे हुए, और अल्टीमेटली 30 परपोते हुए। अब उसमें से सब R1A हैं, मगर 2 परपोतों का म्यूटेशन हो गया वाई क्रोमोसोम में, और वो R1A का R1A1 हो गया और दूसरा R1A2 हो गया सपोज। अब वो ज़रूरी नहीं है कि ये सारे परपोते मतलब उसी जगह पे हो, मतलब वो दे कैन ऑल्सो वो माइग्रेट कर सकते हैं, वो कहीं और जा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि R1A रशिया से था, मगर जो इंडिया स्पेसिफिक जो R1A है, विच इज़ R1AL657, उसका दूसरा नाम है R1A1A1B2A1A, वो कहीं और नहीं मिलता है, ना एंशिएंट डीएनए में मिलता है, ना मॉडर्न लोगों में मिलता है। वो सिर्फ इंडिया में और पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में और अरब कंट्रीज़ में जहाँ इंडियन माइग्रेंट गए हैं उधर ही मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो इंडिया स्पेसिफिक डीएनए है R1AL657, वो इंडिया में ही बना हुआ है, भले बाहर से आया हो, उसके भले जो परदादा जी हैं वो रशिया के हो, मगर म्यूटेशन बना इंडिया में है और फैला इंडिया में है। इसका मतलब है, इसका पॉइंट ये है कि 1000-2000 मतलब मेल इन्वेजन नहीं हुआ है रशिया से। तात्पर्य ये है कि इन्वेजन नहीं हुआ है, 1-2 लोग फ्रॉम रशिया इज इनफ टू गिव द R1A टू इंडियंस। गॉट इट इट। डजंट और ये इट डजंट एक बार आप हाँ, भले भले अभी 25% इंडियंस के पास R1A हो, इट डज नॉट, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के आबादी के 25% रशियन आए थे। समझ गए? जैसे इंडिया में, जैसे हरियाणा पंजाब में सपोज आप समझ लो कि 5 मिलियन लोग रहते थे 1500 BC में। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 मिलियन स्टेप के लोग आए थे, ये क्योंकि एक बहुत लीनियर चीजें नहीं हो हो सकती है। रहा है, हाँ कि क्योंकि 3-4 हजार सालों में वाई वाई हैप्लोग्रुप की फ्रीक्वेंसी फॉर रैंडम रीजन बदल सकती है। जेनेटिक्स को हम एग्जैक्टली मैथमेटिकल उससे नहीं देख सकते हैं कि हाँ 1000 लोग आए थे और उनके कुछ 250 लोग के पास सेम है और बाकी 750 लोग मिल चुके हैं। इस तरह से हम लोग नहीं जज कर सकते। पर मैं आपको कहूंगी कि आप ये रूपकुंड का एक बार दोबारा दोहराएं, वहां पे क्या सैंपल्स मिली थी और क्या डिस्कवरी हुई थी? रूपकुंड में जो है उत्तराखंड में का एक लेक है जहाँ पे बहुत सारे कंकाल मिले थे, और उनका डीएनए की जांच हुई थी और कार्बन डेटिंग हुई थी सारे कंकालों की। तो उन्होंने 2 क्लस्टर मिले थे उन 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 कंकालों में से। एक क्लस्टर का डेट है लगभग 800 सीई, मतलब 1200 साल पहले लगभग, और दूसरा काफ़ी रिसेंट है, 1800 सीई, मतलब 200 साल पुराना। अभी जो 200 साल पुराना वाला क्लस्टर है वो सारे ग्रीक टाइप के लोग थे। अब वो वहाँ पे क्या कर रहे थे उत्तराखंड में, नंदा देवी के पास के, मतलब उसका पता नहीं कि क्यों थे वहाँ पे, मगर वो 200 साल पहले वाला जो पूरा क्लस्टर है वो सारे फॉरेनर लोग थे जो थे ग्रीस के। हो सकता है कलकत्ता में कोई ऐसा कोई कह रहा था कि कलकत्ता में कोई ग्रीक कॉलोनी थी, और हो सकता है कि वो कलकत्ता से गए हों नंदा देवी के दर्शन के लिए, पता नहीं।
और जो दूसरा पुराना क्लस्टर है वो सारे भारतीय लोग थे। 800 सी का 1200-1300 साल पुराना क्लस्टर है, और उनसे अच्छा डीएनए हमको इसलिए मिल पाया है क्योंकि ये पर्वत के ऊपर है, जगह ठंडी है, तो डीएनए का प्रिजर्वेशन हो पाया है। अब ये क्लस्टर में कोई भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं था, मतलब भाई बहन माँ बाप नहीं थे, सारे अलग अलग लोग थे, और इनका प्रोफाइल काफ़ी वेरिड है, काफ़ी है, कोई नॉर्थ वेस्ट का है, कोई गुजराती प्रोफाइल है, कोई साउथ इंडियन प्रोफाइल है, कोई मराठा प्रोफाइल है। तो डीएनए की प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ। अब इसमें से मेरे हिसाब से 12 लोग थे जो पुरुष थे, और इन 12 पुरुष में से 2 R1A थे, और जो R1A थे उनमें सबसे कम स्टेप एंसेस्ट्री थी। दोनों वेर द लीस्ट स्टेप एंसेस्ट्री, और बाकी जो 10 थे जो नॉन R1 में थे उन सब में ज़्यादा स्टेप एंसेस्ट्री थी। सबसे ज़्यादा स्टेप एंसेस्ट्री जो थी वो थी 25% एक पुरुष में। अब इसका कोई एक्चुअली कोई मतलब नहीं है। एक मिनट, मैं इसका थोड़ा सा अगर थोड़ी सी सरल भाषा में मैं खुद समझने की अगर कोशिश करूं तो यही मतलब, और मैंने ये आपके पुराने वीडियो पर भी, मतलब हमारे पुराने वीडियो पर भी पूछा है, तो R1A का जो प्रेजेंस है उससे ये नहीं पता चलता है कि वो स्टेप से आए हैं। देखिए जी, परसेंटेज जो एंसेस्ट्री है वो आती है 22 क्रोमोसोम से, ठीक है। अब कोई एक स्टेप का पुरुष है सपोज R1A वाला, और उसने एक भारतीय महिला से विवाह किया, तो उनके जो पुत्र और पुत्रियां जो होंगी उनमें 50% स्टेप और 50% भारतीय ऑटोसोमल एंसेस्ट्री होगी, जो 1 से 22 क्रोमोसोम में पाई जाती है। 1 से 22 नंबर के क्रोमोसोम जो होते हैं वो 50% एडमिक्सचर होता है, ठीक है। मगर जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जो 23वां क्रोमोसोम, उसमें एक्स और वाई होता है। अब एक्स जो है वो माता से आता है, वाई जो है वो पिता से आता है। अगर पुत्री हो तो एक्स एक एक्स माता से आता है, एक एक्स पिता से आता है। अगर पुत्र हो तो एक्स माता से आता है और वाई पिता से आता है। तो वाई क्रोमोसोम जो है वो उसमें परसेंटेज होता ही नहीं है, क्योंकि कोई एडमिक्सचर ही नहीं है, वो सिर्फ पिता से बेटे में और फिर पोते में जाता है। जैसे 1 से 22 क्रोमोसोम में आधा माता का आधा पिता का है, ठीक है। वाई क्रोमोसोम में माता का कोई पार्ट ही नहीं है, सिर्फ पिता है। एग्जैक्टली, हाँ। तो भले एक आदमी रशिया से आया हो और सपोज उसके पुत्र हो गए 2-4 और फिर 6-7 जनरेशन में बहुत सारे परपोते हो गए, तो अगर सिर्फ एक ही अगर आया था रशिया से आदमी और आज सपोज 10% भारतीय उसके पर पोते हैं, पर पोते, इसका 10% इज अ बिग नंबर, मतलब 60 मिलियन इंडियंस, 60 मिलियन मैन। इसका मतलब ये नहीं है कि लाखों में रशियन आए थे, एक आदमी ये काम कर सकता है, क्योंकि उसका जो वाई डीएनए है वो 100% पास होता रहता है, 100% डाइल्यूट नहीं होता। मगर अगर ऑटोसोमल एंसेस्ट्री देखोगे तो उसका 5 जनरेशन में गायब हो जाएगा, क्योंकि ही हैज टू और हिज चिल्ड्रन हैव टू मैरी इंडियंस। तो वो पूरा डाइल्यूट होकर जीरो हो जाएगा, क्योंकि पहले जनरेशन में 50%, दूसरे जनरेशन में 25%, तीसरे में 12.5%, फिर 6.125% एंड सो ऑन। 5-6 जनरेशन में फिनिश हो जाएगा। मगर वाई क्रोमोसोम कभी डाइल्यूट नहीं हो सकता, जब तक बेटा हुआ तब तक 100% पास डाउन होगा। नहीं, तो ये मेरा सवाल R1A के लिए था, जो आप कह रहे हैं उसमें सबसे कम स्टेप एंसेस्ट्री था, तो इसका क्या मतलब निकलता है कि जो इवेंचुअली ये स्टेप एंसेस्ट्री जीन्स का म्यूटेशन है, पर वो जरूरी नहीं है कि वो खुद स्टेप से आया है। तो जिसमें R1A है उसमें सबसे कम स्टेप एंसेस्ट्री होने का क्या मतलब है? इसका सिर्फ ये कि मतलब है कि वाई क्रोमोसोम और ऑटोसोमल एंसेस्ट्री जो 1 से 22 क्रोमोसोम की एंसेस्ट्री है, और वाई क्रोमोसोम की का जो मार्कर है R1A या कोई भी ले लो, वो अल्टीमेटली डिसएंगेज हो जाता है। इट इज नो लॉन्गर इंडिकेटिव ऑफ, दे आर नो लॉन्गर वर्किंग इन टेंडम। मतलब
जैसे मैंने आपको कहा था कि 6 जनरेशन में ऑटोसोमल एंसेस्ट्री गायब हो सकती है, अगर राइट। बहुत कम लोग आए हो तो। मगर R1 है फिर भी रह जाएगा। राइट। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब स्टेप एंसेस्ट्री गायब हो गई और R1 रह गया, तो अब वो कोरिलेट नहीं कर रहा ना, द कोरिलेशन हैज स्टॉप्ड। आई एम से मैं ये कह रहा हूँ कि मॉडर्न इंडियंस में स्टेप ओरिजिन और R1 का कोई लेना देना नहीं रहा। वो 200-300 साल में नॉर्मलाइज होकर खत्म हो जाता है। In the autosomal sense, but you still retain the ancestral history on the sex chromosome that उसमें है हाँ, step ancestry. क्योंकि वो डाइल्यूट नहीं हो सकती, वो जैसी Sure. है ऐसी 100% पास डाउन हो जाती है बेटे को। और Okay. सेम उससे फॉर मदर। समय का कुछ पता चलता है किसमें? कि ये उनको एंसेस्ट्री कब मिली थी? वाई क्रोमोसोम में हम एग्जैक्ट म्यूटेशन देख के एक अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ उस वाई मार्कर का क्या डेट हो सकता है। जैसे L657 जो है वो लगभग 2000 BC के आसपास पैदा हुआ है, पहला आदमी। तो ये हम कह सकते हैं कि, और R1A L657 जो है वो समझ लीजिए सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, मॉडर्न भारत में, और अरेबिक देशों में, और पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में, और थोड़ा बहुत अफगानिस्तान, ईरान और तजिक, जो हमारे जो नेबर्स, इमीडिएट नेबर्स हैं, उनमें पाया जाता है सिर्फ। ना रशिया में ना कजाकिस्तान में पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2000 BC में ये भारत में था। अब वो कैसे पहुंचा वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जिसका मेरे पास अभी डायरेक्ट आंसर है, उत्तर है नहीं। मगर जैसे मैं पहले कहा था, एक रैंडम इंसिडेंट लगता है। ओके, तो मैं थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करती हूँ इसको कि अगर कोई एक भी रशियन से कहीं रशियन नहीं, मतलब स्टेप एंसेस्ट्री वाले इंसान से जो स्टेप्स में रहते हैं, स्टेप एरिया जो मैं अभी रशिया कह रही हूँ, पर वहाँ का एक भी इंसान से अगर कभी भी कोई महिलाओं की कभी शादी हुई तो उनके बच्चे कहीं से भी आए हो उसमें वो एंसेस्ट्री रहेगी। बट इसका कोई माइग्रेशन से मतलब नहीं है, इसका यही मतलब बता रहे हैं ना। आपकी रूपकुंड में जो मिला है वो सैंपल का ये कोई प्रमाण नहीं देता है कि उस समय माइग्रेशन हुई थी 2000 साल पहले। वो किसी एक रैंडम इंसिडेंट हो सकता है कि कोई भी एक आदमी मिल गया होगा किसी जमाने में, कई पीढ़ियां नहीं, पहले जो। नहीं, इसका एक ही पॉइंट है रूपकुंड के, एक ही पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ हम्म। कि स्टेप ऑटोसोमल एंसेस्ट्री हम्म। जो 1 से 22 क्रोमोसोम पे पाई जाती है, जो राइट। आधी राइट। माता से आती है, आधी राइट। पिता से आती है, जी जी उसका R1A से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है। जी, वो मैं समझ गई, वो मैं समझ गई कि वो वो तो एक चलिए वो निकल गया। पॉइंट एक पॉइंट पे वो खत्म हो गया था, जी, क्योंकि पर अगर एक, मेरा ये मतलब है कि अगर इन्वेजन रहा होता या अगर ज्यादा तादाद में लोग आए होते उस समय, तो आप ये कह रहे हैं 2000 BC की बात है, तो 2000 BC में अगर लोग इतने सारे आए होते तो हमको ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में भी मिलता, सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम जी, में नहीं मिलता, सिर्फ R1A करेक्ट, नहीं होता। जी, तो बिल्कुल, R1A एक रैंडम इंसिडेंट की वजह से आ सकता है, जी, और बाकी और जिसमें वो मिला है उसमें कोई ऑटोसोमल एंसेस्ट्री था नहीं, स्टेप एंसेस्ट्री था नहीं, तो उसका माइग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है सैंपल का। जी। अभी के लिए रूपकुंड को भूल जाइए, रूपकुंड इज जस्ट एन हाँ नहीं, एग्जाम्पल। इन्होंने मेंशन किया है इसलिए मैं उसका हाँ, एग्जांपल ले रही हूँ। हाँ, हाँ, ये इन्होंने जो मेंशन किया है वो यही किया है कि अगर इंडिया में इरूला में जिनमें स्टेप नहीं है, उनमें अगर R1A L657 हो और स्टेप बाद में आए, तो अ, ऐसा मतलब लग सकता है कि जो R1A है वो स्टेप के थ्रू आया है, मगर एक्चुअली जो है वो पिता है जो साउथ इंडियन ट्राइबल है। आप समझे बात को? ऐसा अगर व्हाट इज सेइंग इज कि 100% इरूला अगर R1A L657 हो and married a woman with 36% step ancestry and had 8 male kids. So these males would have R1A L657 with 18% step ancestry. लोग बोलेंगे कि ये 18% स्टेप एंसेस्ट्री की वजह से R1A है, मगर एक्चुअल इन रियलिटी जो है वो है कि वो Got it. इरूला वाले फादर से आया है। कि इरुला वाले फादर से आए हैं, पर
माता में स्टेप एंसेस्ट्री थी और वो ऑटोसोमल हाँ, उसमें रिफ्लेक्ट मगर ये होता फिर हमको इससे पता चल जाएगा कि अगर हम इनका mtDNA देखें है। सारे राइट, बच्चों का, राइट, तो वो तो mtDNA स्टेप का होना चाहिए, तो हमको दर्शकों के क्लियर। लिए mtDNA माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है जो सिर्फ माताओं से बच्चों बच्चों में में जाता जाता है। तो वो मैटरनल डीएनए कहलाता है, वो फादर से नहीं आ सकता। तो वो हम लोग को पता चल जाएगा कि जो आशीष कह रहे हैं उसमें पता चल जाएगा कि ऑटोसोमल डीएनए से आया है, वो एंसेस्ट्री एक्चुअली माता की है, वो पिता की नहीं है जो इरोला है, अगर ऐसा हुआ तो, जी। इस उदाहरण के तात्पर्य में। तो तो आप जो जी, 2000 बीसी का आप जो कह रही थी, करेक्ट कह रही थी कि इट प्रॉब्ली इज बिकॉज ऑफ अ रैंडम इंसिडेंट, और राइट, ऑटोसोमल एंसेस्ट्री में स्टेप की एंट्री काफी लेट दिखती है, जैसे मैंने कहा 1300 बीसी के बाद, वो भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और मॉडर्न इंडियंस, मॉडर्न भारतीयों में तो 500-600 बीसी के आसपास का है। तो इट सीम्स अनरिलेटेड टू L657, एंड मुझे, मेरे पास भी सारे इसका मतलब उत्तर है नहीं, इट्स मिस्ट्री सॉर्ट ऑफ, मेरे लिए ठीक। भी। बट मैं अपने जो पेपर में इसके थोड़े पॉसिबल रीजंस वगैरह दूंगा, एंड मैंने खुद नहीं डिसाइड किया है कि विच इज़ द बेस्ट सोल्यूशन टू दिस मिस्ट्री। ओके, ओके। तो हम चलते हैं अगले कमेंट पर, जो कि डिसेंडेड ऑफ ऋग्वेदिक क्लान्स का है। वो है कि आपका क्या विचार है ज़ीबू कैटल माइग्रेशन इन सेंट्रल एशिया, पर्शिया, एनाटोलिया, मित्तानी, हित्ताइट लोगों का, उनमें आईवीसी कैटल था। आपने इसका उत्तर शायद नहीं दिया है यहाँ पर। देखिए 2000 बीसी के बाद तो माइग्रेशन हुआ था ऑफ कैटल, ऑफ जेबू कैटल टू सीरिया एंड दोज रीजन्स, 2000 से 1000 बीसी के बीच में। इसके ऊपर पुरातत्व का रिसर्च है। दे हैव उनको मिले हैं बहुत सारे जेबू गायों के कंकाल उस टाइम पीरियड से। अब ये आईबीसी से आए थे, एग्जैक्टली कहाँ से आए थे, ईस्ट ईरान से, मतलब पूर्व ईरान से भी आ सकते हैं, कहाँ से आए थे वो पता नहीं। मेरे हिसाब से पूर्व ईरान या फिर बीमैक रीजन से आए थे, क्योंकि जो अ, मनुष्य का जो डीएनए, एंशियंट डीएनए मिलता है, वो ईस्ट ईरान या फिर बीएमएसी बैक्टीरिया से का डीएनए हमको मिलता है 1500 बीसी के आसपास इन वेस्ट ईरान एंड सीरिया। तो हो सकता है कि ये जो जेबू कैटल है वो उसी रीजन से आया हो, डायरेक्टली इंडस वैली से ना आया हो। ठीक है, अगला कमेंट है अपर्णा नंदनन का। आई नो कि ये खुद काफ़ी इंटरेस्ट रखती हैं इस सब्जेक्ट में, तो उनका ये कमेंट है कि धन्यवाद बता रही है। और एनिमल ट्रांसपोर्टेशन बाय ह्यूमंस टू कॉकेसस रीजन बाय फ्रॉम इंडस वैली, उन्होंने भी सेम कैटल ट्रांसपोर्ट की, कैटल माइग्रेशन की बात कर रही हैं। और टाइमलाइन है उनका 4000 बीपी मतलब बिफोर प्रेजेंट, मतलब 2000 बीसी। बीसी जो कहते हैं। हाँ। तो वाटर ठीक। बफेलो, एलिफेंट्स और देखिए उस देखिए अभी तक मिला नहीं है इंडिया। हमारे पास कितने सैंपल हैं? देखिए सीरिया से ज़्यादा सैंपल है नहीं इस टाइम पीरियड के। हमारे पास जो है वो हसनलू जो है वेस्ट ईरान, मतलब एक राइट। लेक लेक उर्मिया करके है, ईरान और टर्की के बॉर्डर पे है आजकल, उधर बॉर्डर है। वहाँ के हमारे पास लगभग 25 सैंपल है हसनलू और दिनखा टेपे के, 1500 से लेके 800 बीसी तक के। और तुर्की के अला एकदम तुर्की में इसराइल के पास अलालाख करके जगह है, वहाँ के हमारे पास 1600 बीसी वगैरह के सैंपल है। देखिए इंडियन एंसेस्ट्री वहाँ पे मिलती नहीं है। हसनलू में 900 1000 बीसी का एक सैंपल है, उसमें 20% इंडियन एंसेस्ट्री मिलती है, मगर वो 20 25 22 सैंपल है। मगर हम हमें बहुत सारी एंसेस्ट्री मिलती है बीमैक की, जो इंडस वैली से रिलेटेड है, क्योंकि 2000 बीसी में इंडियन माइग्रेंट्स बीमैक में मिले थे, जिसको हम इंडस पेरिफेरी सैंपल बोलते हैं। टिपिकल इंडियन प्रोफाइल के सैंपल्स थे। तो बीमैक या फिर ईस्ट ईरान, पूर्व ईरान में शाहिर सोख्ता करके एक जगह है,
2500 बीसी से वहाँ पे भी हमें हमें लगभग 10 इंडियन माइग्रेंट्स, 10 भारतीय लोग मिले थे, जिनका डीएनए प्रोफाइल भारतीय है, और बाकी के लोग लोकल थे, बाकी के 31 लोग लोकल थे। तो आउटस्कर्ट्स ऑफ आईवीसी से माइग्रेशन है, इसका प्रमाण मिलता है, डायरेक्टली इंडिया से नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने कहा मास्क्ड मैन 5954 की हमने एड स्ट्रेट की बात करी है, उसका मतलब ये नहीं होता कि एंसेस्ट्रल हो, ये भी हो सकता है कि ये बस एक को एवोल्यूशन की बात है। एग्जैक्टली कॉन्टेक्स्ट क्या है पता देखना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो ये किसी ने सवाल पूछा है आपसे कि हमने इनकी बात करी थी कि राज़िब खान ने आईवीसी लोगों के बारे में कहा है कि उस उनमें एएसआई है। उन्होंने हमेशा कहा है कि आईवीसी में ईरान लाइक एंसेस्ट्री है। तो एक अनॉन अकाउंट है, तो इस पर कोई विचार रखें? इफ आई रिमेम्बर करेक्टली वो पहले कहते थे कि इंडियन रीजन में आपको आईबीसी में एएसआई डोमिनेटेड एंसेस्ट्री मिलेगी। अब मैं उसको एग्जैक्टली कहाँ बोला है, कब बोला है, अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, बट उन्होंने ये कहा हुआ है। और बिफोर 2019 में नरसिम्हन का पेपर आने से पहले, क्योंकि नरसिम्हन में आईवीसी एंसेस्ट्री पब्लिश हुई थी, जो शायर सोख्ता और गोनूर के सैंपल्स मिले थे, उसमें से उसके बाद ये पता चला है कि ईरान एंसेस्ट्री ज़्यादा थी और एएसआई कम था। ओके। उसके पहले जितना मुझे याद है वो कहते थे कि एएसआई भरपूर मिलेगा आपको, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो स्टेप के आर्य लोग हैं उन्होंने काले दस्युओं को दबाया था। तो ओके, राइट। ये आपने पेपर कौन सा मेंशन किया? नरसिम्हन 2019 में इंडस पेरिफेरी के सैंपल्स तो पब्लिश हुए। उसके पहले उनके ये विचार थे, पर उन्होंने जितना मुझे याद है, मेरा जो अभी कितने 4 साल हो गए हैं, उसके बाद सो ये 4-5 साल पुरानी बात है। जितना मुझे याद है उनका हमेशा से मानना था कि एएसआई हैवी, आईवीसी वाज एएसआई हैवी, और काले लोग थे स्पेसिफिकली, और स्टेप के लोगों ने काले दस्युओं को दबाया था। आई थिंक ही कंप्लीटली आई थिंक ही मतलब आई थिंक ही वुड स्टिल बिलीव कि ऐसे हुआ था, बट ही लव टू, उनको पूछना पड़ेगा। तो ठीक है, ये आपने उसका उत्तर दिया है कि राखी गढ़ी एटीएनए आने के पहले आपने राजिब से खुद उनके ब्लॉग पर बात करी थी। तो आपका ये मानना है कि राखी गढ़ी का एटीएनए काफ़ी ज़्यादा एएसआई एज एन आर्यन बिल्कुल करेक्ट। दिस इज व्हाट आई रिमेंबर। राइट। दिस इज व्हाट आई रिमेंबर कि ही सेड। ठीक है। और ये तो अभी ये पता चलता है कि जो इंडस पेरिफेरी का, जो इंडस वैली का जो डीएनए है, और राखी गढ़ी का भी डायरेक्ट डीएनए है हमारे पास, हालांकि क्वालिटी थोड़ी ख़राब है, मगर उससे जो पता चल सकता है वो मतलब काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी। लगभग एवरेज 30 से 40% एएसआई है, 30-35%, 60% जितना ईरान नियोलिथिक रिलेटेड एंसेस्ट्री है, और बाकी 10-1% एनाटोलिया और साइबेरियन एंसेस्ट्री। ठीक है। ये एक राजिब खान पे कमेंट है जो हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। ईरानियन एंसेस्ट्री नहीं है ये, इसमें काफ़ी सामान्यता है उन दोनों एंसेस्ट्री में। इसका ये मतलब नहीं है कि वो ईरान में हुआ है। डॉक्टर नीरज राय ने साफ कहा है कि उनको नहीं पता है कि कौन सी पॉपुलेशन 10,000 या 20,000 साल पहले नॉर्थ या उत्तरी या दक्षिणी भारत में होता था, क्योंकि उसका कोई सैंपल नहीं है उस समय का। तो ऐसे ही आप ये क्लेम नहीं कर सकते हैं, ये बस एक अजम्पशन पे बेस्ड है और हार्ड फैक्ट पे नहीं है। नहीं, आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि ये जो एंसेस्ट्री आई है वो इंडिया में वो 6000 साल पहले ईरान के रीजन से आई है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारा ईरान, जो मैंने कहा था कितना 60-65% ईरान रिलेटेड एंसेस्ट्री है इंडस वैली में, इसका ये मतलब नहीं है कि सारा 60-65% आया था। मैं ये कह रहा हूँ कि 60-65% में से कम 40 जो % है वो 6000 साल पहले ईरान से आया था,
और पहले उसके पहले हो सकता है कि थोड़ा ऑलरेडी हो इंडिया में, मगर एक बहुत ही बड़ा माइग्रेशन जो है वो ईरान से भारत में हुआ है 6000 साल पहले। ये मेरे मैं पेपर में प्रूव करूँगा और इसी पे मैं काम कर रहा हूँ। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि एंसेस्ट्री बाहर से आई है, क्योंकि हमारे पास सैंपल है। ये कह रहे हैं कि सैंपल है नहीं, बात यह है कि हमारे पास सैंपल हैं, शाहिर सोख्ता से भी हैं, गोनूर से भी है, और राखी गढ़ी से एक लो क्वालिटी सैंपल है। अ, वो काफ़ी है टू कम टू दिस कंक्लूजन फॉर मी। तो मैं ये मानता हूँ कि 6000 साल पहले ईरान से आए थे लोग। 50% जितनी एंसेस्ट्री इंडस वैली को इन लोगों ने बाहर से दी है, और मैं ये भी मानता हूँ कि ये लोग हैं वो इंडो यूरोपीय आर्य भाषाएं लेके आए हैं। ओके, सो बाहर से पॉपुलेशन आई है वो ईरान से है, स्टेप से नहीं? नहीं, हाँ, स्टेप से नहीं। स्टेप तो तब रशिया राइट, में वो तो था। स्टेप बना भी नहीं था, वो आंसर राइट। वो तो, ये तो उससे बहुत नहीं, मैं पुरानी बात। बस अगेंस्ट द पॉपुलर नैरेटिव वो बता रही हूँ। जी, जी। ठीक है, तो जस्ट फॉर कंफर्मेशन, ये आउट ऑफ इंडिया थ्योरी से काफी अलग है। जी, ये आउट ऑफ इंडिया थियरी से काफ़ी अलग है। दिस इज़ नॉट आउट ऑफ इंडिया। राइट, तो उसके बाद बेसिकली इंडिया से बाहर का मूवमेंट सिर्फ आपको दिखता है 2000 से 1000 बीसी के बीच में, जिसमें हसनलू में आपको समझ लीजिए 20% एंसेस्ट्री इंडिया से मिलती है, और फिर आपको बैक्टीरिया में इंडिया से एंसेस्ट्री मिलती है 10-15%, और आउटलायर तो है ही हैं, मतलब वहाँ के तो सीधे कंकाल मिले हैं जो भारतीयों के हैं। और शाहिर सोख्ता जो है बलूचिस्तान ईरान के बॉर्डर पे, वहाँ पे भी आपको 10 एक भारतीय स्केलेटन मतलब कंकाल मिले हैं पूरा 2500 बीसी के आसपास। ये 2-3-4 जगहों के अलावा आपको भारतीय एंसेस्ट्री बाकी कहीं पे ज़्यादा दिखेगी नहीं, ना ग्रीस में दिखेगी आपको, ना जर्मनी में दिखेगी, ना फ्रांस में दिखेगी, ना कहीं और दिखेगी। अब क्योंकि हमारे पास जो पहला सैंपल है भारत से, उसमें एएसआई एंसेस्ट्री ऑलरेडी काफ़ी है, 30-40%, 25 से 40% समझ लीजिए। तो अगर भारतीय एंसेस्ट्री किसी भी बड़ी मात्रा में कहीं गई हो तो हमको एएसआई एंसेस्ट्री स्पेसिफिकली दिख जानी चाहिए, जो हमको नहीं दिखती है। तो अगर आप ये कहना चाहते हो कि भारत से लोग, बहुत सारे लोग यूरोप, इंग्लैंड तक पहुँचे तुर्की के थ्रू, ईरान, तुर्की और ग्रीस, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, तो इसका कोई जेनेटिक्स में कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। तो एक सवाल यहाँ पर, जो जो ये वैदिक कल्चर है, इवन आर्कियोलॉजिकल मार्कर्स जो हैं, तो वो क्या आपका मानना है कि ईरान से इन्फ्लुएंस होके आई है, या वो सिर्फ आप भाषाओं की बात कर रहे हैं, या मैं सिर्फ वैदिक भाषा को, सभ्यता जो वैदिक सभ्यता है, तो वो आप मानते हैं कि ईरान के लोगों से आया है? जो पर्शियन पॉपुलेशन था उसमें जो हम लोग को आज भी सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा मिलती है, जो पारसीज का फायर वर्शिप और वो सबसे जो कल्चरल सिमिलैरिटीज हैं, तो जेनेटिकली ये ईरान से 6000 साल पहले भारतवर्ष में आई है। तो वो भाषा लाए हैं, इंडो यूरोपियन भाषा जो कही जाती है, वो लैंग्वेज फैमिली यहाँ पे उनके थ्रू आई है इंस्टेड ऑफ स्टेप। तो क्या आपका मानना है कि वही वैदिक सिविलाइजेशन जो आर्यन सभ्यता बोलते हैं, उनका नींव इन्होंने ही जड़ किया है भारतवर्ष में? नहीं, ये भाषाएं लेके आए थे। ठीक। अ, भाषाओं के साथ साथ सभ्यता थोड़ी बहुत तो लाए ही होंगे, मगर मेरे हिसाब से 4000 बीसी का एक पुराना ऋग्वेद है नहीं। वो फिर ऋग्वेद का क्या डेट है उस पे डिपेंड करता है। अगर मैं मानता हूँ कि 2500 बीसी से लेके ऋग्वेद का पीरियड स्टार्ट होता है। तो वो मतलब दैट इज़ 1500 साल आफ्टर ऑल दिस हैपनिंग राइट। है। तो सभ्यता तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत मतलब बाहर से आया हो, उसी के साथ भाषाओं के साथ आया हो। जी। एक्चुअली काफ़ी काफ़ी सारा भी आ सकता है, परंतु ये जो वैदिक सभ्यता है वो फिर लोकली डेवलप हुई है। ओके, तो उनके डिसेंडेंट्स भारत में ये सभ्यता
बसाए मतलब हैं। हम ही उनके डिसेंडेंट, मतलब हम ही लोग हैं। हम ही लोग, पर ओरिजिनली डिसेंडेड फ्रॉम द इरानियंस। 50% आप समझ लीजिए कि एंसेस्ट्री जो इंडस वैली में मिलती है, हाँ। जो सैंपल्स इंडस वैली के हैं, राइट, जो गोनूर और शहर सुख्ता का मतलब एक्चुअली है द बर्न्ड सिटी। राइट, आई रिमेम्बर द रीजनिंग, यस। तो हाँ, 50% ऑफ द इंडस वैली एंसेस्ट्री केम फ्रॉम आउटसाइड। अगर आप रीजन मुझे पूछे तो दैट रीजन विल बी द सदर्न शोर ऑफ कैस्पियन सी, जो अभी रीजन बोलते हैं गिलान, उसके आसपास कहीं से होना चाहिए। रफ, ये रफ है, हमारे पास डायरेक्टली एंशिएंट डीएनए नहीं है उस रीजन का, मगर रफली उस रीजन से आया होगा। ये सब मैं अपने पेपर में लिख रहा हूँ इसके बारे में। बट 50% वहाँ से आया है। उसके पहले जो लोग थे उनमें एएसआई जो काफ़ी हाई था, जो रजीब जो कहते हैं, वो 4000 बीसी के पहले के लोग हैं। 60-70% एएसआई वाले लोग। 60-70% एएसआई उसके तब रहा होगा, और 20% ईरान रिलेटेड एंसेस्ट्री रही होगी। उसके बाद और ईरान एंसेस्ट्री आई, और वो 70% 60% एएसआई कम होके 30-35%। ठीक है। और आई थिंक माई ट्यूब 12 का प्रश्न है कि असभ्य मांसाहारी फार्मिंग नहीं करने वाले स्टेप से जो नोमैड्स थे वो कैसे ब्राह्मण बन गए, जो कि शाकाहारी खेती करने वाले ब्राह्मण बन गए। तो आईवीसी के लोकल्स ने उनको बदला है क्या? देखिए, स्टार्टिंग में जो ऋग्वेद के जो सारे यज्ञ हैं उसमें एनिमल सैक्रिफाइस तो है, तो एनिमल्स, एग्जैक्टली। तो वो सब तो है। फिर हमारा तो अगर महाभारत कल्चर देख ले तो वॉरियर्स तो है ही हैं। जी। वेजिटेरियन सिलौरी में भी एग्रीकल्चर, पाए गए हम हैं। मतलब हार्मलेस और वेजिटेरियन एग्रीकल्चरल, जो तीनों चीज़ें हैं, अब वो नहीं थे मतलब पहले। अब वेजिटेरियन, अब अगर यज्ञ में जो जो बलि देते हैं उसको वेजिटेरियन कह सकते हैं, वो एक थोड़ा शास्त्र का डिबेट हो गया, वो अलग चीज़ है। मगर हार्मलेस तो थे ही नहीं फॉर श्योर। जैसे महाभारत में कहीं पे भी हार्मलेस का मतलब है नहीं। वॉरियर्स तो थे ही, वो क्षत्रिय थे। और ब्राह्मण भी थे जो महाभारत में, वो भी मतलब वॉरियर्स ही थे, थोड़े बहुत, एटलीस्ट सम ऑफ देम। और एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर का है थोड़ा बहुत जिक्र ऋग्वेद में, बट पूरा नहीं। तो ये पॉइंट मतलब इस अंडरस्टैंड कि वो क्या कहना चाहते हैं, बट इट इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट। हाँ, ये मेरा एक टिप्पणी है इस बारे में, जो मैं कह रही थी कि आप जब साइंटिफिक एक चीज को एकदम पॉपुलर कल्चर में लेकर आते हैं तो एक बहुत ही सरल भाषा में सब बोलने की कोशिश में कई बार गलतियां आ जाती है उसी रिसर्च में। कारण उसको अगर इतना ही सरल बना दे तो वो सरलता काफी गलत साबित हो सकती है। कारण आज के तारीख में जो ब्राह्मणों का व्यवहार है वो हम ऋग्वेदों के समय से नहीं जोड़ सकते हैं, जी। क्योंकि सभ्यताएं बदलती रहती है। भारतवर्ष इतना कॉम्प्लेक्स एक सभ्यता रहा है हमेशा कि उसको एक सिंपल तरह से कि हाँ सब एक ही विचार के थे, एक ही प्रैक्टिसेस थी उनकी, वो भी आज के ज़माने से जोड़ सकते। जैसे आप देखें तो अभी कोई मंदिर में, आई थिंक त्रिपुरा में एक जहाँ पे पशु बलि होती थी, देवी को पशु बलि चढ़ती थी, वैसे ही मंदिर में पशु बलि बैन कर दी गई है। तो हम जी। ये नहीं सोच सकते कि अगर आज कोई डिगिंग हो, आज से 100 साल बाद कोई यहाँ पर डिग करना पड़े उस मंदिर के बारे में, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे 10,000 साल पहले या 6,000 साल पहले भी कोई पशु बलि नहीं होती थी, कारण हमें कोई बोन्स नहीं मिला है। ये एक ठीक कंक्लूजन नहीं रहेगा।
तो ये हाँ, मगर ये जो कहना चाहते हैं वो मोटा-मोटा अगर आप सोचे तो वो ठीक है, क्योंकि नहीं, देखिए उनका ये मतलब है कि इतना ज़्यादा कैसे बदल गई? इतनी सभ्यता इतनी जल्दी से इतनी अलग कैसे हो गई? आई गेट दैट, बट हाँ, जो उदाहरण का ये व्यवहार कर रहे हैं, वो हाँ, वो प्रयोग कर रहे उदाहरण हैं, वो ठीक नहीं है, थोड़ा उदाहरण ठीक नहीं है। गलत है, वही। तो अगर आप देखें तो इवन आर्कियोलॉजिकली सिनौली वाज जो सिनौली डिग्स मिली हैं, और ये हुँ, मुझे सच में इसका जो डॉक्यूमेंट्री बना है वो मुझे बहुत अच्छी लगी है, सीक्रेट्स ऑफ सिनौली बोलकर। आप तो मैं कहूँगी कि ये आप हिंदी में ही देखें, उसको अंग्रेजी में ना देखें, अगर आपको हुँ, हिंदी समझ आती है तो उसमें काफ़ी कुछ बताया गया, और वो पूरा पूरा जो कल्चर है वो मार्शल कल्चर कहलाती है। वो पूरी तरह क्षत्रिय कल्चर है, जहाँ पर जी, सारे महिलाएं, बच्चे, सबको मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग थी। सब अपने तलवारों के साथ, हथियारों के साथ दफन हुए हैं। और जो और वो दफन हुए हैं, वो स्ट्रॉथ और स्मार्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। एक में दफन होते हैं और एक में उनका शमशान घाट पे जलाए जाते हैं। तो यहाँ पे दफन होने का कल्चर है, और वो पूरी की तरह लोकल हैं, और वो क्षत्रिय हैं। तो वो कहीं से भी प्रूव नहीं होती कि हार्मलेस हैं, वेजिटेरियन है, इसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। जी। तो थोड़े से ओपिनियंस है जो हम स्किप कर सकते हैं। किसी ने कहा है कि वो कलाम वैली से देख रहे हैं, और मास्क्ड मैन ने एक और कमेंट किया है कि उत्तर पश्चिमी भारत में जो पीआई होमलैंड बताया जाता है, जो कि प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषाओं का होमलैंड बताया जाता है। अ, हाँ, वो इंडिया इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि आप जैसे मैंने हिटाइट की बात की थी पहले, वो हिटाइट्स में कोई भारतीय डीएनए है नहीं। राइट। तो ये तो आउट हम ऑफ इसको इंडिया थियोरी मनवाने की कोशिश में है शायद। जी, जी। अब राइट, उसके लिए वो जेनेटिक्स भूल जाते हैं, मतलब मैंने ओआईटी प्रोपोनेंट से बात की है काफ़ी। राइट, राइट, वो राइट। जेनेटिक्स छोड़ के बाकी सारे एविडेंस की बात करते हैं कि मगर बिना जेनेटिक्स के सॉल्व नहीं होता। मतलब पॉटरी, अगर आप पॉटरी का एग्ज़ाम्पल दो कि 2 टाइप की पॉटरी मिली थी जो इंडिया से मिलती-जुलती है, भारतीय पॉटरी से मिलती-जुलती है, समझ लीजिए ऐसा उन्होंने कहा। मगर अगर डीएनए नहीं मिला भारतीय का उनमें तो क्या मतलब क्या बोले? क्या ही मैं बोल सकता हूँ? अब भाषाएँ ऐसे ही तो ट्रांसफ़र होती नहीं है, मतलब पॉटरी के अंदर भर के तो भाषाएँ नहीं जाती ना। भा उसके लिए माता-पिता सिखाते हैं भाषा और वही भाषा बच्चे बोलते हैं। तो डीएनए से पता चल सकता है कि क्या गुंजाइश है कि भाषाएँ भारत से आई हैं, वो डीएनए बताएगा। अब डीएनए में अगर नहीं मिलता है, मतलब 5-10% भी अगर नहीं मिलता है, तो क्या ही कह सकता हूँ। हाँ, ठीक है। तो किसी ने उनसे पूछा है कि आपके पास क्या सबूत है? उन्होंने कहा मैं यहाँ पर सब नहीं बता सकता हूँ। तो पूछा ट्विटर पर बताएँगे क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं ट्विटर पर बताऊँगा। क्या आपका सेम यूज़र नेम है? तो उन्होंने अपना यूज़र नेम बताया ट्विटर पर। और कोई मेरे एक्सेंट की बात कर रहा है, ठीक है। और इंडियन कैरिबियंस आर आर्यंस। कोई कह रहा है कि हाँ, ये 2 बीच-बीच में ऐसे लोग आते हैं जो ये इसकी बात नहीं कर रहा, इंडियन कैरिबियन और आर्यंस की बात नहीं कर रहा। जी, उसके नेक्स्ट नेक्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ। ब्रिटेन चेंज्ड देयर लैंग्वेज विथ 1 लाख माइग्रेशन। अब बात राइट। ये है कि मैं घर पे मराठी में बात करता हूँ और मेरे जो सर जहाँ से मैं चीज़ें खरीदता हूँ दुकानों से, उनसे मैं गुजराती में बात करता गुजराती हूँ। में बोलते हैं, जी। अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ अभी, और इंग्लिश में भी मैं 4 भाषाएँ बोलता हूँ। घर पे तो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। हुँ। और आई मुझे लगता है कि सारे भारतीयों का एटलीस्ट जो हमारे जैसे जी, अपर जी। क्लास लोग हैं, आई थिंक सबका यही हाल होगा। साउथ में शायद थोड़ा अलग हो, बट पश्चिम में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, दिल्ली वगैरह में तो मुझे नहीं लगता कि घर में सारे अंग्रेजी में बात करते होंगे। अगर होंगे भी तो 2-4-5% होंगे। तो ये मोनिका डिकोस्टा 5375 कह रही हैं कि
किसी ने उनको इसी पर कहा है कि नहीं, हम अपनी भाषा घर पे हम अपनी अपनी भाषा बोलते हैं। जैसे हाँ, ये बताऊँ तो मतलब मैं भी घर पे बांग्ला बोलती हूँ और दोस्तों से हिंदी में बात करती हूँ और सिर्फ़ काम पर क्लाइंट से अंग्रेजी में बोलती हूँ। तो ये आई थिंक नॉर्मल भारतीय हाँ, और इनफैक्ट ये कहना चाहिए कि हमारी जो भाषा है, जो अभी हम बात कर रहे हैं, काफ़ी सारे अंग्रेजी लोन वर्ड आ गए हैं और ये इसी मतलब हम अब इस पॉडकास्ट, ये जो पॉडकास्ट है वो प्रमाण है। काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली रिसर्च रिपोर्ट्स और बुक्स और आर्कियोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स और ये सब पढ़ता रहता हूँ, तो बहुत सारा जो मेरा टेक्निकल व्याकरण है, सॉरी जार्गन है, वो सारा अंग्रेजी का ही है एंड वो करेक्ट है, मतलब पर ये मैं इम्पैक्ट हुआ कहूँगी है। कि ये इस मगर वज़ह से भी है ना कि एक अपनी भाषाओं का एवोल्यूशन बंद हो गया क्योंकि कॉलोनाइज़ेशन हुआ था। एक तो वो भी है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि भाषा की लैंग्वेज टर्नओवर हुआ है। राइट। इसका मतलब ये नहीं लोन है कि वर्ड्स के आने का मतलब ये लोन नहीं है वर्ड, कि हाँ, लोन वर्ड एक अलग ही मतलब फिनोमिनन है। और राइट, ये जो बोलते हैं कि स्टेप से लोग आए थे और सारी भाषाओं को तबाह कर दिया और बस अभी ये आ गया, ये दैट इज़ अ डिफरेंट आर्गुमेंट। राइट, ये कह रहे हैं कि सारी भाषाएँ कंप्लीटली बर्बाद हो गई और ऐसी बर्बाद हो गई कि उनका कहीं पे कोई मतलब ना किसी ने सुना, ना किसी ने लिखा, कोई प्रमाण ही नहीं है पुरानी भाषाओं का। दैट इज़ अ डिफरेंट आर्गुमेंट। अभी जो हम अंग्रेजी लोनवर्ड इंग्लिश बोलते हैं और हमारी भाषा, नॉर्मल भाषा में, हिंदी में या मराठी वगैरह में अंग्रेजी लोनवर्ड आए हैं, वो इट इज़ नॉट कंपेरेबल टू व्हाट वी आर डिस्कसिंग। ठीक। तो उन्होंने फिर से उत्तर दिया है कि संस्कृत एक अलग भाषा है, उसका द्रविड़ियन और आदिवासी भाषाओं से कोई रिश्ता नहीं है। संस्कृत में द्रविडियन लोनवर्ड्स बिल्कुल है, मुंडा मुंडा लोनवर्ड्स भी है। नहीं, तो द्रविडियन भाषाओं में संस्कृत का कोई वो द्रविडियन और आदिवासी भाषाओं में मतलब ओरिजिनली अगर हम 4-5 हज़ार साल पहले देखें तो शायद कोई कनेक्शन ना हो। मगर आजकल या फिर 2000 साल पहले भी, 2500 साल पहले भी, इन सारे लोग, हम मतलब सारे ये भाषा बोलने वाले सारे लोगों ने के बीच में कनेक्शन था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोन वर्ड्स और बहुत सारे मतलब कोएवोल्यूशन बोलते हैं जिसको, भाषाओं का हुआ है। और संस्कृत के बहुत सारे जो शब्द हैं वो द्रविडियन भाषाओं में पहुँचे हैं, द्रविडियन के बहुत सारे शब्द जो हैं वो संस्कृत में पहुँचे हैं। जैसे मराठी में भी काफ़ी सारे कन्नड़ा शब्द हैं, क्योंकि कन्नड़ा जी, जी, राजाओं का बिल्कुल। कन्नड़ा तो बहुत इवन गुजराती के शब्द हैं। मुझे पता है रजा एक शब्द है जो गुजराती में और कन्नड़ा में दोनों में छुट्टी का मतलब रखता है। जी। अब मुझे पता नहीं वो कन्नड़ा था कि नहीं, पर रजा तो हाँ, गुजराती में हाँ, है नहीं, शायद। यहाँ पर भी रजा बोलते हैं बैंगलोर में। तो हाँ, मतलब कनेक्शन तो काफ़ी रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोनवर्ड एक से दूसरे में गए हैं। ठीक है। तो शायद इनका ये मतलब है कि पहले की एकदम जब एंसेस्ट्री डिस्कस हो रही है, उस समय की बात कर रही हैं कि हाँ, हो सकता है, हाँ। हो सकता है कि 6000 साल पहले, 5000 साल पहले कोई भी रिलेशन ना हो। वो लिंग्विस्ट का काम है, मुझे नहीं पता उसके बारे ठीक, में। ठीक। तो आशीष अभी करीब 1.5 घंटे के ऊपर हो चुका है। तो हुँ, काफ़ी अ, टाइम हो गया। ये एक पुराने वीडियो की बात हुई है हमारी और हमें लगा था कि हम तीनों वीडियो कवर कर पाएँगे, पर नहीं होगा शायद आज की तारीख में। या तो हम 4 घंटे का भी एपिसोड बना सकते हैं, पर मुझे लगता नहीं है कि किसी को इतना समय होगा कि वो कमेंट्स पर इतना ध्यान दे। तो शायद आज का एपिसोड यहीं बंद करना ठीक रहेगा। बिल्कुल। तो ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि जो दूसरे वीडियोस हैं उस पर कितने कमेंट्स हैं। जहाँ तक कि मुझे दिख रहा है उनमें भी कई सारे कमेंट्स हैं जो हमें एड्रेस करने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि एक-एक वीडियो का एक-एक और एपिसोड करना पड़ेगा। जो थर्ड लास्ट वीडियो है आपका, उसमें बहुत सारे कमेंट्स हैं और
दर्शकों से एक प्रश्न मेरा भी रहेगा कि आप लोगों को काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आते हैं मेरे एक्सेंट के बारे में हैं, तो जब मैं हिंदी बोलती हूँ तो मैं ये बता दूँ कि मैं जब हिंदी बोलती हूँ तो उसमें मेरा कोई अंग्रेजी एक्सेंट नहीं आता, जब मैं बांग्ला बोलती हूँ उसमें मेरा अंग्रेजी एक्सेंट नहीं आता। तो मुझे नहीं पता कि जब मैं अंग्रेजी बोलती हूँ आपको क्यों उसमें कोई और एक्सेंट चाहिए। पर जी, मैं बाहर विदेश में पढ़ी भी हुई हूँ, विदेशी मीडिया कंज़्यूम करती हूँ, तो नॉर्मल बात है कि अगर मैं अंग्रेज़ी बोलूँगी तो अंग्रेज़ों की तरह बोलूँगी। धन्यवाद ये देखने के लिए, और मैं जल्द ही आशीष को वापस बुलाऊँगी ताकि हम बाकी 2 वीडियोज़ पर भी चर्चा कर पाएँ। उसमें जो आपने प्रश्न पूछे हैं उनका भी उत्तर आशीष देंगे। तो वो भी लंबे एपिसोड चलेंगे आशीष, तो जल्द ही रिकॉर्ड करते हैं इस पर। बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।